एमबीबीएस में जब हुई, तो जैसे मुझे मुझे नहीं पता मेरी एमबीबीएस सिलेक्शन भी हुई है, क्यों हुई है, एमबीबीएस कितनी बड़ी चीज़ है। बस कुछ ऐसे था, जैसे मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में मैं किसी मित्र के अपने रूम में गया हॉस्टल में, तो वहाँ कोई बुक एक पड़ी थी, मैं उठा के अपने रूम में ले आया। उस बुक के बाहर लिखा हुआ था टर्निंग इन। इनफैक्ट मैं तब तक ओशो जी को नहीं जानता था, लेकिन टाइटल टर्निंग इन देख के ना मैं उसको उठा लिया। तो रूम में आके ऐसे एक पेज पढ़ा तो मुझे क्लिक कर गया, जैसे नैक कुछ शिकम आ गया। तो पढ़ते-पढ़ते बस ओशो जी का दीवाना हो गया था। वो दुनिया जितना मर्ज़ी हो ना, एक डॉक्टर को नहीं समझ सकते। एक डॉक्टर के अंदर का क्या रोल है, उसके क्या दुःख हैं, क्या सुख हैं, एक डॉक्टर को डॉक्टर ही समझ सकता है, ये कहा जाता है। लेकिन एक एनेस्थेटिस्ट को ना डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा। एक एनेस्थेटिस्ट को एक एनेस्थेटिस्ट समझ, क्योंकि उसकी जागरूकता के लिए ना, मतलब ही हैज़ टू बिकम वन विद द पेशेंट ऑन द टेबल। एब्सोल्युटली। एक-एक साँस नहीं, एक-एक साँस के डिसिप्लिन करके उसको वॉच करना पड़ता है, उसकी निगरानी रखनी लिख रहा था। तो उस डायरी में मैंने ये लिखा था, अभी भी है डायरी, कि एजुकेशन पॉलिसी, ओशो जी मिल गए, शादी हो गई, जॉब मिल गई गवर्नमेंट में, अब है क्या दुनिया में बचा क्या है? मुझे कोई मिशन नहीं पता। तो मुझे जो जो नाम आपने रखा हुआ ना, बहुत प्यारा लगा है कि आनंद यात्रा, आपने इस चैनल का नाम रखा हुआ विकास का। तो दूसरी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कहीं साधक हैं, कहीं गहराई में जो प्रश्न बंदा जिस सिस्टम के आपने ज़्यादा स्पिरिचुअल एंगल की डेप्थ के प्रश्न पे तो बात करने का मज़ा भी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आशीष और आनंद यात्रा पॉडकास्ट जो कि एक प्लेटफॉर्म है लोगों की लाइफ ट्रू स्टोरीज का, चेंजिंग हाउ देयर लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लिस एंड जॉय। और आज मैं स्वागत करूंगा, हमारे साथ एक मेहमान है जो कि खुद एक साधक हैं और आचार्य जी हैं, और बाय प्रोफेशन ही इज डॉक्टर ऑल्सो, श्री शिवम सर विद अस। सो सर, मैं आपका वेलकम करूंगा। वेलकम टू आनंद यात्रा। कैसे हैं सर? थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। वंडरफुल। और सर से मेरी पहले भी बात हुई तो सर की जो अनुभव है मुझे तो बहुत पसंद आए, और मुझे लगता है हर एक जो अभ्यर्थी होता है, हम कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस में फंसते हैं कभी ना कभी। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है सर की यात्रा, और मेनली सर की जो टीचिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं ओशो से मार्गदर्शित हैं, और जो उनके गुरु हैं समर्थ ओलिया जी, उनकी लाइफ से कैसे वो विजडम को ड्रॉ करते हैं और अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे। लेट्स बिगिन आवर टुडेस ब्रांड न्यू पॉडकास्ट विद डॉक्टर शिवम जी, who is an anesthesiologist, and he has a great wisdom and experience in the field of medicine also, and in the field of spirituality also. So I want you sir, like, you begin today's podcast with your introduction, and let us know how your journey went into that ananda, how you achieved that ananda in your own life. तो मैं चाहूंगा शिवम जी कि आप खुद बताएं कि आपने अपनी लाइफ में उस आनंद को कैसे प्राप्त किया, from that field of modern medicine to that field of spirituality. मेरी इंट्रोडक्शन ओशो धारा में समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी का मैं शिष्य हूँ। संस्था में आचार्य शिवम से जाना जाता हूँ। लीगल नाम मेरा डॉक्टर विजय कुमार शर्मा है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ। बेसिकली मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट जे&के से बिलोंग करता हूँ, और मैं जम्मू में सेटल्ड हूँ। तो यही शॉर्ट सा परिचय है। ओशो धारा में एज आचार्य और एज जे&के यूटी कोऑर्डिनेटर भी समर्थ गुरु ने रोल दिया हुआ है, तो ये उनकी कृपा है। ऐसा है। वंडरफुल वंडरफुल। तो सर, लाइक मैं आपकी यात्रा पे जाऊंगा पहले, क्योंकि चैनल का नाम भी यात्रा ही है। तो आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, और लाइफ में आप किस मोड़ पे थे, और फिर फाइनली आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ बढ़े, और वहां पर आपके जो गुरु हैं, आपने मुझे भी बताया था कैसे उनके जो संगम हुआ, वहां आपने जाके मेडिटेशन में पार्ट लिया, वो यात्रा कैसी थी, हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। सर, ये तो एक थोड़ी लंबी सी कथा है, थोड़ी यात्रा है। मैं वो समर्थ गुरु में चरणों में आने से पहले की बात कह दूं, जैसे बचपन से ही मुझे ना थोड़ा सा इतना सा तो रहता था कि ये जो दिख रहा है ये कुछ ऐसा नहीं है, सब ड्रामा सा लगता था। रियलिटी ऐसे कुछ मन में रहता था, कुछ और है। तो ऐसे भी जब कभी आरती करते थे या कुछ करते थे, तो उसके वर्ड्स के मीनिंग जानना ज्यादा रहता था, कि वो मेरे दिमाग में अगर समझ नहीं आ रही तो मेरी प्रार्थना नहीं जा रही है, ऐसे चलता रहता था। लेकिन मैं सच्ची बात कहूँ आपको कि जो पेरेंट्स से जो भक्ति मिली, काली माता मंदिर था हमारे गांव में, उसमें जाते रहते थे। उसके अलावा स्पिरिचुअलिज्म क्या है मुझे कुछ ज्यादा नहीं था। तो फिर मेडिकल कॉलेज में भी आ गए, तो एमबीबीएस कर रहे थे, तो तब तक कोई ऐसी नहीं थी। हाँ, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की मुझे बहुत बड़ा हेल्प मिलने लगी, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स है डेल कार्नेगी की, इस किस्म की बुक्स आई जीवन में। तो कहता अच्छा ऐसी चीजें भी हैं। तो मैं फाइनल एमबीबीएस में मैं किसी मित्र के अपने रूम में गया हॉस्टल में, तो वहाँ कोई बुक एक पड़ी थी, मैं उठा के अपने रूम में ले आया। उस बुक के बाहर लिखा हुआ था टर्निंग इन। इनफैक्ट मैं तब तक ओशो जी को नहीं जानता था, लेकिन टाइटल टर्निंग इन देख के ना मैं उसको उठा लिया मैंने।
तो रूम में आके ऐसे एक पेज पढ़ा तो मुझे क्लिक कर गया, जैसे नैक कुछ एकदम आ गया। तो पढ़ते-पढ़ते बस ओशो जी का दीवाना हो गया था। तो यहाँ से था तकरीबन 1995 की बात है, ओशो जी से जोड़। पहले तो मैंने सोचा थिंकर हैं, फिलॉसफर हैं, ऑथेंटिक पर्सन है, तो अच्छा लगने लगा। फिर विद टाइम मुझे पता चला ये तो कुछ स्पिरिचुअल गुरु हैं, ये जी। तो संत हैं, ये पता चलने लगा। तो उसके बाद मैंने बात था कि फिर ये पढ़ते-पढ़ते सेल्फ हेल्प बुक से भी पता चला, अदरवाइज़ पता चला कि मेडिटेशन चीज़ होती है कोई, और कोई गुरु होते हैं, ये होते थे पहले, आजकल होते होंगे या नहीं होते होंगे। जी, ये जी। बड़ी हैरत थी कि इस युग में कहाँ होता होगा कोई ऐसा नेटवर्क। लेकिन ओशो जी के पढ़ते-पढ़ते कुछ लगने लगा। तो ऐसे मेरी अद्भुत। यात्रा चली थी अप टू एमबीबीएस। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जैसे आपने ज़िक्र किया कि आपने कुछ ओशो की आई थिंक टीचिंग्स या व्हाटएवर वीडियो आपने देखा होगा। क्या आपको ध्यान है वो कौन-सा एक बात थी जो आपको उन्होंने टच किया? व्हाट वाज़ द फर्स्ट वीडियो और समथिंग लाइक यू रेड देन आपने कहा कि मैं उनका दीवाना हो गया। तो क्या वो क्षण जो हमारा होता है एक, वो आपको याद है अभी भी अगर मैं चाहूँ अगर कि तरक स्मृति में जाएँ तो? चलो मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा डिटेल में ना करूँ, लेकिन बात को आपने टच कर ही लिया। सर ऐसा था, वो फर्स्ट बुक पे ही ना जो पेज मेरे खुला ना, उसपे मैंने पढ़ा ओशो जी गांधी जी के ऊपर कुछ कमेंट कर रहे थे। तो गांधी जी की इमेज तो हमारे लिए ऐसी है। तो गांधी जी के ऊपर जो क्रिटिक रिमार्क्स थे ना, वो बड़े ऑथेंटिक लगे मुझे। उसने झंझोड़ दिया कि गांधी जी के ऊपर भी कोई ऐसे उनको क्रिटिक एंगल से देख सकता है। तो वो इंटरेस्ट पड़ा, मैं जैसे उस बुक में जैसे रात को जैसे 7-1 बजे उस टेबल से उठा के लाया, तो मैं 9 बजे तक पढ़ता रहा। वो पढ़ते-पढ़ते ऐसे हुआ कि मुझे वो बुक ना छूटे। मेरा डिनर मिस हो गया, मैं रात को 2-3 बजे तक उसको पढ़ता रहा, टर्निंग रूम। जी, जी। तो ये था वहाँ जैसे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ थी। तो वो चलते-चलते ना मुझे वहाँ से लगा कि फिर जो ही पेजेज़ आगे चलते गए, तो और बड़ी बातें चली कि कुछ जैसे ओशो की बात और मेरी बात एक जैसे लगने लग गई, जैसे हृदय गवाही देता है कि कोई बंदा हुँ। सच्चा बोल रहा है, कोई ऑथेंटिक बंदा है। जैसे होता है ना ऊँट जैसे पहाड़ के नीचे आ जाए, तो ऐसे लगने लगा। फिर जी। मतलब वही रात थी बस, ये कोई शंका नहीं रही। बस तब बुक्स भी नहीं हुँ। मिलती थी हमारे, इतना वो भी नहीं था। फिर ढूँढने लगा जम्मू में छोटी-छोटी कॉर्नर में कहीं डायमंड की छोटी-छोटी बुक मिलती थी। तो चेज़ करके शुरू हो गई यात्रा। बहुत ऐसे सुंदर अद्भुत और हम देखते हैं जब जितने भी लाइक ऐसे लोग होते हैं जो रियलाइज़ होते हैं वो ज़रूर जैसे लोगों से जैसे गांधी जी हुए, इन सब की लाइफ़ से भी विज़डम को ड्रॉ करते हैं और देखिए कोइंसिडेंस की बात है कि कुछ दिन पहले ही अभी गांधी जयंती गई है और आज हमारा गांधी जी के ही ऊपर ज़िक्र हुआ। और उससे पहले अगर मैं और थोड़ा पीछे जाऊँ थोड़ा मे बी टफ हो सकता है आपके लिए, तो एक जो आपकी एमबीबीएस की यात्रा थी, अगर हम उसको भी थोड़ा टच करें क्योंकि एमबीबीएस एक अपने आप में ये भी एक बड़ा टास्क होता है लाइक 5 साढ़े 5 साल अपना अध्ययन करना और शरीर और मन के बारे में गहराई से जानना। तो हाउ वाज़ दोज़ ईयर फॉर यू लाइक वो समय जो था आपका वो किस तरह बीता और लाइक दोज़ टाइम यू वर आल्सो लाइक टेक्निकली आप इतने इंक्यूसिव थे उस समय भी, तो वो 4 से 5 साल जो आपके थे वो किस तरह से बीते और आपने एमबीबीएस कहाँ से किया था? सर ऐसा है मेरी ज़िंदगी में ना, मुझे जैसे मैं एमबीबीएस सेकंड ड्राफ्ट में आके कहीं जैसे मैं सोचा मैं जागा हूँ। मुझे जैसे ज़िंदगी उससे पीछे सपना ही थी। एक चीज़ मुझे याद आती है बस, कि मुझे जो छोटी-मोटी क्रिएटिविटी, घर की सफाई-शफ़ाई, बुक्स की मेंटेनेंस, इन चीज़ों को ना सँभाल, ये चीज़ें मेरा इंटरेस्ट होती थी। ठीक है? हुँ। तो आपने बोला कि मेरी सिलेक्शन एमबीबीएस में जब हुई, तो जैसे मुझे नहीं पता मेरी एमबीबीएस सिलेक्शन भी हुई है, क्यों हुई है, एमबीबीएस कितनी बड़ी चीज़ है। बस कुछ ऐसे था जैसे हो गई है। इवन हुँ। फर्स्ट ड्राफ्ट एमबीबीएस में पढ़ते हुए मुझे ये भी नहीं जैसे पता था कि एग्ज़ाम भी हुआ करेंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मेरी सिलेक्शन हुई थी। मेरे 2 एल्डर ब्रदर थे, डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर कंवल, वो भी थे। तो जैसे सेकंड पड़ाव के बाद मैं थोड़ा-सा लोगों से मिलना-जुलना या आपसे जैसे कहा कि सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, ये शुरू किया। तो उसके बाद जो है फिर 2-3 साल में फिर ओशो जी जीवन में आ गए। उससे पहले मुझे ज़िंदगी में कोई मिशन नहीं लगता था। ओशो जी के हुँ। पढ़ने से ना थोड़ा-सा दिमाग ब्रॉड हुआ कि दुनिया कुछ और भी है। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने से ये पता चला कुछ और भी दुनिया है। तो फिर अद्भुत। इन चीज़ों में पढ़ते गए हम। यस। बहुत सुंदर। तो सर मैं आपसे अगर पूछूँ आपने अभी मिशन की बात की कि मिशन का पता चला तो अगर कोई जानना चाहे या अब आपके जीवन में लाइक व्हाट इज़ योर मिशन लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ हर कोई ढूँढता है अपने जीवन में पर्पस को। तो लाइक आपने क्या पाया कि हम सबके जीवन का पर्पस क्या है? सर मैं अपने ही अनुभव से बोल रहा हूँ। जैसे 95 में ओशो जी मेरे जीवन में आए और समर्थ गुरु सिद्धार्थ होलिया जिनका फ़ोटो बैकग्राउंड में है, ये 2002 में मेरे जीवन में आए। ये जो बीच का काल था ना, ये बीच का काल था कि एक्सप्लोर करें। मैं नहीं कहता कि मैं जैसे कुछ मुझे था कि मेडिटेशन करनी है, लेकिन मेडिटेशन मुझे खींचती थी और कहीं गुरु की तलाश खींचती थी कि ऐसे लोगों में जाए।
बीच में मेरा जैसे ब्रह्म कुमारी संस्था में जाना हुआ, बीच में राधा स्वामी के जी भी जाना हुआ, बीच में आर्य समाज है, इस किस्म का या कुछ लोगों से मिलना-जुलना होता था। तो लेकिन इसमें किस चीज़ की खोज है? जब तक समर्थ गुरु जीवन में भी नहीं आए, तो मैंने एक दिन मैं कहूँ मेरी जैसे शादी 98 में हुई, तो अभी बेटा जैसे माँ के पेट में ही था, तो मैंने एक दिन डायरी लिख रहा था। तो उस डायरी में मैंने ये लिखा था, अभी भी है डायरी, कि एजुकेशन पॉलिसी, ओशो जी मिल गए, शादी हो गई, जॉब मिल गई गवर्नमेंट में, अब है क्या दुनिया में, बचा क्या है? मुझे कोई मिशन नहीं पता चल रहा था। तो उस डायरी जी। में मैंने लिखा था, बेटा भी पेट में, बेटा भी हो जाएगा। तो मैं अगर ऐसा नहीं कि मुझे कोई ऐसे जैसे सुसाइड या इसके मैं कहा था अभी मेरा चला भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में जो करना था हो चुका है, हुँ, ऐसी फीलिंग थी। लेकिन ये करेक्ट। चीज़ मैंने कहा कुछ ओशो जी को पढ़ने से और ओशो को पढ़ने की जैसे 150 बुक पढ़ी होगी। लेकिन जब 2002 में जो ओशो जी है ना, आपका प्रश्न जो है ना कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जब समर्थ गुरु सिद्धार्थ फुलिया जी से जब मतलब उनकी दृष्टि बस पड़ी ना, तो जैसे ओशो क्लिक कर गए ना, समर्थ गुरु क्लिक कर गए ना जब, तो जीने का मिशन है गुरु के लिए जीना है, गुरु को देखने के लिए जीना। यहाँ भी जैसे साधना बहुत ऊँची साधना होती है, इवन ध्यान योग कोर्स भी हमारा बहुत बड़ी साधना होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कि गुरु मिल गया है। अब गुरु जैसे रखे वैसे, गुरु जैसे नचाए नाचे, गुरु जैसे रखे रखे, तो फिर हुँ। आज की डेट में भी जैसे कहूँ, जीने का दिल करता है, गुरु के लिए जीने का दिल करता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और कह सकते हैं मे बी जे क्योंकि गुरु भगवान का ही रूप होता है, अगर गुरु से हम जुड़ जाते हैं, तो भगवान से जुड़ जाते हैं और अपने ही स्वरूप से जुड़ जाते हैं। तो फिर हम जीवन में और करने की हमारी जो क्षमता है, वो और बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ा-सा ये और आपसे समझना चाहूँगा, आपने गुरु की बात की और स्पेशली समर्थ गुरु की बात की। तो क्या इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है? इन नामों को भी आप समझा सकते हैं लाइक समर्थ गुरु या जब हम गुरु कहते हैं, लाइक टीचर्स बहुत होते हैं हमारे जीवन में, गुरु होते हैं। तो क्या आप इसको समझा सकते हैं लाइक गुरु की क्या विशेषता है? जैसे आपने बताया कि क्योंकि लक्ष्य जैसे जितना मैं जानता हूँ गुरु का अर्थ जो है गु और रू, जो अंधकार को दूर करे, डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। तो क्या उनकी क्या लाइक इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में? क्योंकि जो गोल है वो गुरु ही हमें बताता है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से हमें बताते हैं कि आप ये करो, माता-पिता कुछ बताते हैं। तो व्हाट गुरु शोज यू लाइक यू आर सेइंग द मिशन विल बी फुलफिल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ गुरु। गुरु का रोल कुछ ऐसे कह सकते हैं, अंधेरा क्या है, एक बेहोशी में जी रहे होते हैं, एक चेतनता, एक जागृत अवस्था को उपलब्ध होना है, वही रोशनी है। गुरु उसमें हमें ले जाते हैं। गुरु हमें संपूर्ण, हमारा होना सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा होना निराकार स्वरूप आत्मा भी हम ही हैं। इन चीजों को देखते हुए गुरु मेरी दृष्टि में जो यहाँ समझा है, जो यहाँ मैं इंटरव्यू में बातें कर रहा हूँ, ओशो द्वारा से सीखा, ओशो से सीखा, समर्थ गुरु जी से सीखा हुआ है। गुरु हमें उसको कहें जो खुद सब जानता है, जो अध्यात्म के सारे आयाम जानता है। जानता है और वो दूसरे को बताने के लिए तैयार भी है। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन तैयार नहीं होते किसी को बताने के लिए। हुँ। अब तैयार है तो दूसरे को बताने की क्षमता भी रखता है। तीसरी बात, अब सिर्फ क्षमता रखे इससे भी बात नहीं होती। वो उसको बताने के लिए एक आयोजन करने की क्षमता भी रखता है। उसको चीज़ें इम्पार्ट करने की क्षमता है, लेकिन वो उसके लिए एक आयोजन भी करता है। ही इज़ मास्टर। हुँ। तो ऐसा जो गुरु होता है, जो सारे आयाम करुणावश इसीलिए जन्म लिया होता है, वो जो संपदा पाई है, वो बाँट सकता है जो, तो वो गुरु है। हुँ। तो समर्थ गुरु जी की आपने बात की, तो समर्थ गुरु जी का जो रोल है ना, जैसे जैसे कृष्ण भगवान होते हैं, जैसे ओशो जी हैं, जैसे तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ निराकार की बात है, सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात। इस संसार की ओवरऑल चीज को भी, जैसे वतन परस्ती है, ये भी बड़ी चीज है। सोसाइटी का ख्याल रखना, इसको विजन देनी, इसको दिशा देनी, ये सभी मसलों में समर्थ हैं। तो इसलिए हुँ। समर्थ गुरु सिद्धार्थ इनका पुराना नाम था जब इन्होंने संन्यास लिया था ओशो जी से, और ओलिया करके के इनमें जो सूफीज्म की पावर्स भी हैं। हमारे जैसे पीछे बैकग्राउंड में फोटो लगा हुआ है सूफी बाबा शाह कलंदर जी का, तो उन्होंने भी शरीर छोड़ते वक्त जो कलंदर की एक पावर्स होती हैं, जो हम मुझे तो नहीं पता क्या, तो वो इम्पार्ट भी एक 6 महीने पहले अपने शरीर छोड़ने से पहले समर्थ गुरु जी को वो भी इम्पार्ट की थी। इसलिए काफ़ी संपदा के धनी हैं हमारे समर्थ गुरु, और बहुत मिस्ट्री स्कूल जो एसोटेरिक स्कूल्स हैं, उनके जैसे मेंबर हैं। तो इसलिए जो मेरी समझ में आता है, क्योंकि जो आपने ये प्रश्न पूछ लिया, ये काफ़ी भारी भरकम है,
तो मैं जो अपनी समझ से जो समझा वही है, जी, बाकी जी, नहीं बस में तो गुरु ही जाने की क्या चीज़ है। थैंक यू। बहुत सुंदर, नहीं आपने उत्तर सही दिया बिल्कुल कि जो हमें सत्य तक ले जा सके और क्षमता रखे, समर्थता रखे कि उसे जोड़ने की वही है। कहीं मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि अगर कोई अंधा होगा तो वो हमें गड्ढे में ही गिराएगा। लाइक दो द वन हू डजंट नो हाउ ही इज गोइंग टू लीड अस टू द लाइक गोल ऑफ आवर लाइफ और द मिशन ऑफ आवर लाइफ, ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ही सुंदर सर, और बहुत आनंदित महसूस हो रहा है आपके, क्योंकि लोगों को सुनना और समझना इज अ वेरी वंडरफुल थिंग इन अ लाइफ। और जैसे मैं इनके बारे में खुद भी आज थोड़ा देख रहा था, तो मैंने देखा कि इनका एक नाम है योगी साइंटिस्ट। लाइक ही यूज्ड टू से दैट साइंस शुड बी ऑलवेज फॉलोड। लाइक आप किसी भी चीज को ना माने, आप उसको बिल्कुल टेस्ट करें, डिस्क्रिमिनेट करें। जैसे हम स्वामी विवेकानंद की भी बात सुनते हैं, उनका भी उसी तरह से एक इंटेलेक्ट था। तो योगी साइंटिस्ट कहा गया जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, और बहुत सारी चीजें थी कि कैसे इन्होंने लाइक ही वाज आल्सो लाइक पीएचडी, और कितना उन्होंने अपने लाइफ में स्टडीज भी की, हाउ हिज ओन लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। और जैसे इनके जो गुरु थे उन्होंने भी, और जो औलिया एक शब्द है, आई होप अगर गलत हूं तो प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, एक जैसे कोई संत ऑलरेडी है, सूफीज्म में सबसे हाईएस्ट आई होप एक उपाधि होती है जो किसी को दी जाती है। जैसे सनातन में परमहंस कहा जाता है, परमहंस करके कहा जाता है। तो सूफी जो औलिया है, आई होप सूफीज्म में एक उपाधि है। जो हाईएस्ट उपाधि जो संसार में होती है वो कलंदर है। ओके। गुरुदेव कलंदर की हैसियत के हैं, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी तौर पे सनातन, प्राइमरी तौर पे ये ओशो जी का जो है इस धारा से है, तो इसलिए वर्ड ओलिया रखा गया है। ओलिया का मतलब जो होता है खदा दोस्त, जिसकी परम सत्ता से दोस्ती है, तो उसको ओलिया कहा। तो इस तरह सूफीज़्म में अलग अलग नाम होते हैं मास्टर से। अद्भुत। हमने मिशन की तो बात कर ली, गोल की बात कर ली, अब थोड़ा सा चलते हैं। आपने जिक्र किया कि ध्यान की आपने शुरुआत अपनी ध्यान से की, और कहा भी जाता है कि जैसे हम अष्टांग योग की भी बात करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, दो अंतरंग साधना है। तो मैं आपसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहूँ, क्योंकि आजकल बहुत लोग ध्यान क्या है इसको लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं। कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई लाइक सोचता है कि हम किसी जगह जाएंगे तो ध्यान हो जाएगा। एक्चुअली व्हाट इज ट्रू मेडिटेशन? लाइक मेडिटेशन सही रूप में समझना चाहें तो क्या है? मेडिटेशन का जो ध्यान का जो एग्जैक्ट कहें तो बात बदल जाती है। ध्यान है तो है, ध्यान तो करने से ही पता चलेगा। हमारे जैसे ध्यान योग कोर्स होता है, तो फर्स्ट लेवल कोर्स है जो निराकार योग रिलेटेड जो हमारी कोर्सेज हैं, तो उसमें एक सेशन में ये चीज पूरी खुलती है। वो यहाँ खोली जा भी नहीं सकती। लेकिन मैं कुछ थोड़ा हद सा तक, मे बी यस, कुछ हद तक अगर आप हमें गाइड कर सकते हैं। मैं ये कह दूं, जैसे ध्यान ऐसी चीज है ना, कोई भी हमने अपनी आत्मा में जाके स्थिर होना है, जहाँ पूरी तरह ठहरा हुआ है कुछ नहीं, वहां जाने की विधि कई बार लगाई जाती है, तो विधि को भी ध्यान कहा जाता है। मैं जो ब्रह्म है ना उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है, कई बार विधि को, जैसे ओशो जी ने डाइनिंग मेडिटेशन करवाते हैं, डाइनिंग मेडिटेशन का जो फिजिकल पार्ट जो है या प्राणायाम पार्ट है, उसको भी मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन वो वास्तविक मेडिटेशन नहीं। वास्तविक मेडिटेशन उस चरण के बाद होती है, तो कुंडलनी ध्यान के, ब्रह्मनाथ के, तो इनको भी हम ध्यान कहते हैं। दूसरा कई बार जो हमारा वर्ड गलत आ जाता है वो क्या है, कंसंट्रेशन, किसी चीज पर फोकस करना ध्यान कहते हैं, ये भी ध्यान नहीं है। फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे सम्मोहन, जैसे वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर है, ये लोग जो है वो इसी को लेके सारा धंधा चल रहा है, इसी को समझ बैठते हैं। सम्मोहन जैसे सबकॉन्शियस में जाना है, जबकि ध्यान सुपर कॉन्शियस में जाने की बात है, बिल्कुल उल्टी चीज है। कुछ जो माइंडफुलनेस को बड़ी कंसंट्रेशन के साथ किसी को में रहना, उसको ध्यान समझते हैं, जबकि ध्यान बिल्कुल उल्टी चीज है। इसमें कंसंट्रेशन की कोई बात ही नहीं है, इसमें रादर एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस की बात। तो इन चीजों को भी ध्यान समझ लेते हैं। फिर आगे चलें तो कुछ ऐसा भी है, ध्यान के जो रिजल्ट्स आते हैं ना, अगर हम ध्यान में तो रिजल्ट्स आते हैं, उस रिजल्ट्स को कई बार ध्यान समझा जाता है। ठीक है, आधा सच ये भी हो सकता है, जैसे निर्विषय, निर्विचार, चेतनता, है ना, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ, ना शास्त्रों में आता है, ना किसी इंटरव्यू में आता है। इसी समर्थ गुरु के चरणों में बैठ के ना, थिंग्स आर वेरी सिंपल। अगर गुरु पूरा है तो घटना घटती है, ऐसा नहीं वो बहुत बड़ी घटना है ना, आपकी तैयारी किसी समर्थ गुरु के मानने के ऊपर, तो वो क्या है, सो सिंपल, क्योंकि वो हमारे भीतर है। गुरु को ऐसी चीज नहीं देता जो बाहर से डालता है। टीचर जैसे कहते हैं, टीचर बाहर से चीज को देते हैं, हमारे अंदर डालते हैं। गुरु है हमारे अंदर है, उसको उगाड़ता है आपके लिए। तो ध्यान की घटना घट जाती है, ध्यान करने से ये हो जाती है। ओशो धारा में जो मतलब जो अभी तक नहीं था, एक टेक्नोलॉजी जैसे कह सकते हैं ना, जैसे आपने समर्थ गुरु की बात की, समर्थ गुरु जी की मैंने जैसे उनके गुण तो हम क्या बखान कर सकते हैं अपने जीवा से, लेकिन ये बात है जो अपने अनुभव में है वही अपने शिष्य को बताएंगे।
एक बिल्कुल। अपने साइंटिफिकली किसी चीज में जाएंगे तो वो अपने शिष्यों के ऊपर अप्लाई करें, चाहे संसारिक की भी कोई छोटी सी चीज हो, वो भी पहले अपने ऊपर ट्राई करके फिर वो बताएंगे। दूसरा तो संत की तो पहली बात होती है कि भीतर बाहर कथनी करने में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल जो कहते हैं वही है, उपलब्ध है, हम उनको बस देख के ही हम हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। तो प्रश्न आपने ध्यान का किया था, ध्यान का मैं यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान बहुत सिंपल चीज है, लेकिन बहुत से लोग थोड़ा सा व्हाट इज नॉट मेडिटेशन में उतर जाते हैं, क्योंकि एक समर्थ गुरु, पूरा गुरु, कामल मुर्शिद से कहते हैं ना, वो ध्यान से ही बता सकता है। हमारे बहुत लोग आते हैं जैसे फर्स्ट लेवल में, वो अपने शेयरिंग करते हैं, जैसे 50 लोगों का कैंप लगा, रजिस्टर हुए लोग अपने 2.5 दिन के लिए, तो उनसे क्या पूछा जाता है, लेकिन वो जब ध्यान हम इंडक्ट कर देते हैं विद इन 15 मिनट्स, तो कहते हैं ओहो इतने साल से ये ध्यान है, और उनका हृदय गवाही देता है कि घटना घटती है, क्या नहीं घटती है, बताने जी, वाला जी, प्रकट जी। ऐसा। जी तो शिवम जी, आपकी इस बात से मेरी क्यूरियोसिटी और थोड़ी लाइक जागृत हो गई है और बढ़ गई है। तो इफ यू आर लाइक विलिंग, तो थोड़ा सा मैं और ये जानना चाहूंगा। आपने बहुत सुंदरता से बताया कि ध्यान क्या नहीं है। कहते हैं ना, जो एक बार बुद्ध से भी कहा गया कि आपने इतनी साधना तब की, आपको क्या मिला, तो उन्होंने ये कहा मिला तो कुछ नहीं, जो नेगेटिव था वो चला गया, तो जो था वो ऑलरेडी उपलब्ध हो गया। बहुत सुंदरता से। तो मैं ये चाहूंगा, आपने एक बड़ी सुंदर बात की कि अगर सही जुड़ाव हो जाए और वो सही गुरु, जो पूर्ण गुरु है, उससे जुड़ जाए, तो ध्यान, कहा भी गया है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो हो जाता है। लाइक, और जितना मैं समझता हूँ कि धारणा तो उससे पहले का आयाम है, जब धारणा करते करते आदमी रिलैक्स स्टेट में जाने लगे, लाइक देन वो ध्यान में अपने आप प्रवेशित हो जाता है। क्लियर। तो मैं चाहूंगा, जो आपने कहा कि अगर सही कुछ वो वातावरण मिले या उस तरह से, तो वो सही क्या है कि जो अपने आप ही व्यक्ति ध्यान में प्रवेश कर जाता है। लाइक व्हाट आर दोस सम टिप्स और टेक्निक्स यू कैन लेट अस नो, कि वो क्या तरीका है, मे बी कोई चैंटिंग, मे बी कोई मंत्रा, या मे बी कोई अभ्यास, अगर इफ यू कैन लेट अस गाइड। क्योंकि व्हाट यू सेड इज वेरी लाइक ग्रेट, बट हाउ, अब सबके अंदर जिज्ञासा ये आएगी, ये मैं उन्हीं की तरफ से पूछ रहा हूँ कि शिवम जी फिर अब हमें ये बताएं कि किस तरह से उस तरफ जाया जाए। वैसे ये मैंने बात तो कर ही दी है कि ध्यान में इंडक्ट किया जा सकता है, आपको रियलाइजेशन करवाई जा सकती है, सिंपल है, लेकिन ये पूर्ण गुरु के चरणों में बैठ के ये तभी पॉसिबल है। बात ये है, जैसे ओशधारा में होता है, तो वो पहले जमाने में होता था, तो लोग कहीं जाते थे, किसी शिष्य जाता था किसी गुरु के पास, तो जमाना स्लो था, लोग भाव वाले थे, तो कई कई सालों तक गुरु कभी कोई काम देता था, कभी कोई देता था, फिर कोई मंत्र दे देता था, फिर कोई कार्य दे देता था। ये करते करते कोई हजारों शिष्यों में किसी एक आध को सीक्रेट बता देता था। ठीक है, युग चेंज हो रहा है, इतने फास्ट चेंज हो रहा है, ओशो जी का युग है। ठीक है ना, साइंस इतनी प्रकाशता पे जा रही है, बच्चों की जो माइंड की क्षमता इतनी प्रगाढ़ है, आजकल का जमाना नया है। तो ओशो कहते हैं एट पार में धर्म को लाना पड़ेगा। ओशो जी ने जैसे पूरा साइंस दे दी हुई है, जैसे अगले 2,500 साल के लिए कहते हैं ये साइंस सफिशिएंट। लेकिन ओशो जी को हम लोग पढ़ के तो सोचते हैं कि हम समझ गए, काफी बदलाव होता है, लेकिन माइंड के तल पे होता है, अनुभव के तल पे नहीं होगा बगैर जीवन गुरु। माइंड के तल पे हमारा हो जाता है, इससे भी जीवन काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन संतत्व की यात्रा होती है, गुरु के चरणों में बैठ के होती है, वो वहां से शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो एट पार लाने की बात है, ये आपके जैसे इसी जो हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस वक्त अध्यात्म इतना सुलभ तरीके से उपलब्ध है, इतना सुलभ है, इतना सुलभ है कि 2.5 दिन का कैंप में लोग आए तो वो पा लें जो कि कितने सालों की या जन्मों की यात्रा से नहीं मिलता। अगर जैसे मेरी इतनी बात पर भरोसा नहीं आएगा, ठीक है, ओशोधारा के साधक हैं, सन्यासी हैं, तो बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं भरोसा है। अगर ना भी भरोसा है तो इतना जो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इतना रिस्क तो लिया जा सकता है, चाहे भरोसा नहीं, चलो देख लेते हैं जाके। तो इसलिए ये जो मिस्ट्री स्कूल है, सिर्फ 2 ही कंडीशन रखी। पहले जैसे मैं कहा था, परंपरागत जो संत होते थे वो बड़ी कंडीशन रखते थे, तब जाके राज खोलते थे। यहाँ 2 ही कंडीशन। आप शिविर में आते हो तो आपने अपनी फीस, अपनी कंट्रीब्यूशन फीस जो है, अपना जो खर्चा है उस कैंप का, आप वो पार्टिसिपेंट्स की फीस से ही होगा। और आपने समर्थ गुरु के मुताबिक जैसे 2.5 दिन कहा, तो 2.5 दिन का टाइम, यानी समय निकालना है और वहां का खर्चा पैसा निकालना है, बाकी कोई कंडीशन नहीं। तो ध्यान तो ओशोधारा में जैसे होता है ना, जैसे ध्यान को लास्ट चीज नहीं है, मैं कह रहा हूँ हमारे जो 14 योग प्रोग्राम है उसमें फर्स्ट लेवल में ये सब कुछ हो जाता है। हमारे समर्थ गुरु ने जो गीत आपने भी शायद सुना होगा, लिखा था, समाधि की है गंगा नाम इसका ओशोधारा। ध्यान की है गंगा नहीं कह रहे हैं, समाधि की। और समाधि की नहीं बात है, सुमरन की बात, ये पराभक्ति की बात है। तो हमारी साधना उसकी आगे चली जाती है।
ऐसा है। जी, 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 बहुत सुंदर। अद्भुत सर, आनंद बढ़ता ही जा रहा है आपकी बातों से और आनंद ही महसूस हो रहा है। तो आगे मैं चलूँगा, जैसे जब मैं देख रहा था ओशो-धारा के बारे में, तो वहाँ मैंने देखा, आपने मुझे पहले भी बताया था कि 4 पिलर्स आई होप ओशो-धारा में माने गए हैं। एक मेडिटेशन, एक साक्षी जी, भाव, एक समाधि और एक सुमिरन, जो अभी आपने चर्चा की। तो ये किस तरह से हमारी एक सबकी मटेरियल लाइफ़ होती है, एक स्पिरिचुअल लाइफ़ होती है, एक सोशल लाइफ़ होती है, और हम जो एक कह सकते हैं मॉनेटरी लाइफ होती है, तो ये सारी चीजें उसको बैलेंस करने में कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि जनरली आजकल क्या देखा गया कि लोग जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, उनकी मटेरियल लाइफ कहीं ना कहीं वीकर होने लगती है। तो हाउ दैट ओशो धारा इज बैलेंसिंग दैट फिजिकल, मेंटल, सोशल, ऑल दीज फेजेस ऑफ द लाइफ? क्या ये टोटल, जैसे आपने कहा था, इट्स लाइक अ टोटल होलिस्टिक अप्रोच, तो वो किस तरह से हमें गाइड करती है? तो इसके बारे में भी कुछ लाइक समथिंग इज डिजाइन फॉर दैट ऑल्सो? ऐसा है जो मटेरियल लाइफ, जो कुछ भ्रम है लोगों के काफ़ी, है ना? उनसे निकलने की बात है। सनातन पहले जो है ना, सनातन की बहुत डिबेट होती है, कितने लोग सनातन की सेवा में लगे हुए हैं और युगों-युगों से लगे हुए। फिर ये बात लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट करता हूँ। सनातन का कोर इश्यू क्या है? कोर इश्यू ये है कि हमारा होना, आचार्य शिव, सब कुछ आकार, सब बदल रहा है, सब मरन-तरमा है। कोई चीज़ है जो सनातन है, वो मेरे अंदर ही है। आत्मा सनातन है। ध्यान की उपलब्धि क्या है? आत्मा की अनुभूति, उसी को ज्ञान कह लो। वो चीज़ है सनातन। अब ये सनातन हम कह तो दें, लेकिन सनातन हो कैसे? मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ नहीं कहा जा सकता। तो क्या है? गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल जो थे, यानी वो बंदा जो किसी जागृत पुरुष के आगे सरेंडर कर देता है और उससे सीखने को तैयार है, वो शिष्य हो गया। तो सनातन का जो बहुत बड़ा पिलर जो है, वो गुरु शिष्य परंपरा है। जो लोग गुरु को मानते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में आस्था रखते हैं, जो भी, वो कभी उपद्रवी, वो कभी खराबी करने वाले नहीं हो सकते। अब ये बात है, इस मसले में जब गुरु शिष्य बैठे हुए हैं, तो संवाद होता है, उपनिषद घटित होते हैं, शास्त्र बनते हैं। गुरु जहाँ बैठता है, वहाँ तीर्थ होते हैं, है ना? गुरु जहाँ बैठता है, गोविंद की जो सत्ता, जो देवी शक्तियाँ हैं, है ना? उनका सहयोग होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, 5 तत्व को नियंत्रित करने वाली देवी-देवता। तो ये सब चीज़ें सनातन के अंडर आ जाती हैं। लेकिन सनातन को सही में मानना, हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, सनातनी हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे सिखिज़्म के लोग हैं, चाहे जैनिज़्म है ना? तो मानने वाले भी सनातनी हैं, जो मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। लेकिन अमेजिंग। कुछ बड़भागी हैं, जो आत्मा का ज्ञान किसी पूरे गुरु, किसी स्मार्ट गुरु से लेते हैं। तो आत्मा से जो जुड़ जाना और उसकी याद से जीना, वो बंदा तो जागृत हुआ। तो अद्भुत। उसके जो मटेरियल लाइफ थी, वो सफर कैसे कर सकती? वो और ज्यादा खिलाफट होगी। हिल जानी चाहिए। जागा पुरुष सार की जिंदगी जिएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वेरी मच क्लियर होता है, तो इसलिए जीवन निखरता है। ये ओशो की जगत है, जोरबादी बुद्धा, वो परफेक्ट लोग होते हैं। इसलिए जो एक वहम होता है पेरेंट्स को, बच्चों को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ नहीं जाने देते, ये भ्रम टूटना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे सनातनी आत्मा को जानते हैं, ज्ञान लेते हैं, साथ ही में उससे जुड़ के जीना शुरू करते हैं, ग्राउंडिंग बढ़ाते हैं, गुरु से प्यार, आकार रूप में गुरु है, तो गुरु से अगर जुड़ के रहते हैं, तो क्या होता है? गोविंद से जोड़ उतना ही प्रगाढ़ होता जाता है। तो इससे ज्यादा और क्या करना है जीवन में? ये दुनिया अच्छी लगने लगती है, तो वो दुनिया तो गुरु की कृपा से आ जाती है। ऐसा है। अद्भुत, अद्भुत। सही जुड़ाव हो जाए, आपका कहने का तात्पर्य यही मुझे समझ में आया कि अगर सही जुड़ाव हो जाए हमारा जो सत्य है उससे, तो शिव यानी चेतना हमारे जीवन में प्रकाशित होती है और सुंदर जीवन भी हमारा सुंदर और अद्भुत होता है और उसमें हमें आनंद आता है। लाइक आनंद की आज हम बात कर रहे हैं, वो आनंद को हम अनुभव कर पाते हैं। इसी तरह मैं आपके ट्विटर हैंडल पे एक पढ़ रहा था, आपने आई थिंक शेयर किया था वेबसाइट पे, साक्षी होकर कर्म कर, रहो मगर निष्काम। साक्षी होकर कर्म कर, रहो मगर निष्काम, बाकी रब पर छोड़ दो, भला करेगा राम, भला करेगा राम। तो आई होप यही आप भी कहना चाहते थे कि अगर वो सही जुड़ जाए हम उस गुरु से, तो फिर चीज निष्काम रूप से अपने आप ही घटित होने लगती है, लाइक हम कुछ नहीं करते। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सनातन, और जैसे भारत में हम इस चीज को बहुत अनुभव करते हैं, लेकिन शायद ये क्वेश्चन थोड़ा मेरी अजीब लग सके, बट जब हम सर मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं या बाहर की कंट्रीज को देखते हैं, तो दे डोंट बिलीव इन दिस, लाइक हमारा जो भारत लाइक परंपरा है और जो सनातन परंपरा है, वो तो गुरु शिष्य ही उसका आधार है। हम देखते हैं कि संतों की कितनी बात होती है,
लेकिन जब वही हम जाते हैं, लाइक आप एक जिज्ञासा होती है सबके अंदर कि विदेश जाना है, बाहर की लाइफ इतनी अच्छी है, तो वहाँ पे एक साइंस को बड़ा वो दिया गया है। जैसे हम कॉन्शियसनेस की बात आजकल स्टडीज हो रही हैं कि वो उनकी जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट शो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस बात को नहीं माना जाता। तो आप खुद एक साइंस से कनेक्टेड हैं, आप खुद मेडिसिन फील्ड से कनेक्टेड हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से लाइक वो इस चीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे कि टेक द बेस्ट फ्रॉम ईस्ट एंड बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। मतलब अब जैसे भारत की बात होती है तो अध्यात्म के लिए बात होती है, और अगर हम विदेशों की बात करते हैं तो जो मॉडर्न हमने लाइक डेवलपमेंट की, एक जो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उसकी बात करते हैं। तो क्या दोनों मिलकर ही आगे बढ़ना होगा, या किस तरह से हम एक हेल्प ले सकते हैं? देखो, जो भी ओशो जी को पढ़ते हैं वो इस चीज को देखते हैं। ओशो ने कैसे ये कंसेप्ट दिया कि आध्यात्मिक यानी निराकार भी दुनिया है, ठीक है, और एक आकार जगत है जो फिजिकल है। ये दोनों में समृद्धि चाहिए, दोनों की रिचनेस हो सकती है। व्हाई टू डिनाई? परमात्मा देने को तैयार है, हम चूज करते हैं। चूज क्यों करना जब मिल रहा है सब कुछ? जैसे कुछ लोग होते हैं ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ऐसा करना शुरू हो जाता है। जी। कोई कहते हैं जी कलर को एक ही पहनेंगे, इतने कलर परमात्मा ने बनाए हुए हैं। तो ओशो जी से ये चीज तो लोगों को मानसिक तल पर ये चीज समझ आ जाती है, लेकिन जीना फिर बगैर आत्मज्ञान के वो हो नहीं सकता है। तो ये जो आजकल वर्ड जो यूज होता है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये यूज करना पड़ता है। ये दोनों का समन्वय ओशो जी आज के युग में बैठा रहे हैं कि वेस्ट और ईस्ट में कुछ फर्क तो है। लेकिन मैं देखता हूँ ये ऋषि मुनियों का टाइम था, जो स्वर्ण युग रहे हैं, जो कृष्ण भगवान का टाइम रहा, वहां भी सिनर्जी थी, वहां बौद्धिक रिचनेस थी फिजिकल वर्ल्ड की, वहां स्पिरिचुअल थी। बीच में एक एरा आया जब भारत थोड़ा सा डिप मारा संसारिक समृद्धि में, और क्योंकि नए नए कल्चर वेस्ट में बने तो उन्होंने पहले तो बौद्धिक ही बंदा संवारेगा ना, बौद्धिक समृद्धि होगी तो फिर कहीं बात आएगी कि आध्यात्मिक समृद्धि भी चाहिए। कि ये सब चीजें भी, यात्रा तो आनंद की है, जैसे आपके इस चैनल का नाम है, यात्रा तो आनंद की है, सब कुछ कार्य परमात्मा क्यों लेना, आनंद चाहते हैं, बीच से तो वही है। तो वो कर लिया, तो उसके बाद अगर आते हैं हम यहाँ पे, बचपन में भी हमारे माइंड में जब बच्चों को पढ़ा लो ना, पढ़ा रहता था गैप, अच्छा वेस्ट अलग चीज है, ईस्ट अलग चीज है। जो पिछले डेवलपमेंट जो पिछले 20-25 साल में जो हुई है, चाहे टेली कम्युनिकेशन, चाहे बाकी फैसिलिटीज हो रही है, इंडिया भी अब डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ चुका है, तो ईस्ट वेस्ट यहाँ भी इकट्ठा हो रहा है। तो इसीलिए एट पास स्पिरिचुअलिज्म को लाने का अस्तित्व ने आयोजन किया है ना, ओशो जी का इस दरा पर आना और समर्थ गुरु जी का साधना करवाना। जो ओशो जी ने कहा है वो क्या हो जाए, हमारे अपना अनुभव बने। हर बंदा अनुभव ले सकता है, उसका अपना अनुभव बने, और उससे जुड़ के जो हम फिर इस धरती को और से और सुंदर करें। तो ये जोरबादी बुद्धा हो, तो ये जो आप कहते हैं डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों को लेके चलना है। लेकिन मैं ये चीज थोड़ा कहना चाहता हूँ कि अब ये नहीं कि वो समुद्र पार वेस्ट है तो यहाँ दिल्ली में वेस्ट नहीं है, ऐसी बात अब नहीं है। लेकिन ये बात है कि कई बार फैशन की दुनिया नई पीढ़ी को हम नहीं बता सकते हैं, तो वो कहीं ज्यादा उलझिए अपने सनातन से दूर होने लगते। जो इंडिया की बेस्ट क्या है ना, वो की खबर में नहीं आता। तो ये दायित्व हम समर्थ गुरु के शिष्यों का है, बुद्धिजीवियों का है, आप जैसे लोगों का चैनल्स का है कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए। थिंग्स आर वेरी मच अवेलेबल इन इंडिया। जैसे हमारा आश्रम जैसे सोनीपत मुरथल में है, दिल्ली से 50 किलोमीटर पे जी। वहां एक बार बंदा विजिट कर ले तो जैसे मैं सोचता हूँ कहीं संत होते होंगे, कहीं ऐसे शास्त्र हो सकते होंगे। अब ये लोगों को लगता है, लेकिन हमें लगता है संत ही संत दिखते हैं। सर मैं एक चीज को ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। लेकिन मैं कहूँ कि आज सुबह मैं जम्मू में था तो मैं सोचता था समर्थ गुरु के चरणों से जुड़े हुए आनंद ही आनंद है, और जो बताई हुई है वो उससे दिनचर्या। तो लेकिन जम्मू में कभी दिल होता था कभी समर्थ गुरु के पास में जाए, कोई अच्छा दिन हो, कोई बर्थडे हो, अपना कुछ, तो किसके पास जाए। मैं बड़े सालों से ढूंढता था। तो आज ही जैसे मैं फिर मुझे पिछले 2-3 साल से मुझे एक यहाँ संत मिले हैं, तो आज सुबह मैं वहां चला गया तो 5 घंटे उनके पास कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, सुबह 7:30 से। तो ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ इस मार्ग पे चलो, सिद्ध लोगों की, संतों की कोई कमी नहीं है। हाँ, समर्थ गुरु या गुरु जो आपको कुछ इम्पार्ट करना चाहिए ना, वो कुछ ही होते जो देने को तैयार हो, जो आयोजन जहाँ साधना होती। बहुत सुंदर सर, बहुत अद्भुत। और कहा भी गया है कि गुरु आपको ढूंढता है, बशर्ते आप अगर तैयार हो जाएं। तो गुरु हमेशा कि कोई साधना करने के लिए तैयार तो हो, गुरु तो हर क्षण तैयार है कि आपको कुछ देने के लिए।
लेकिन हम सबके अंदर शायद पात्रता नहीं होती। और आपने कहा भी बड़ी सुंदरता से, तो मुझे यही लगा कि सब कुछ मौजूद है, हमारे अंदर जिज्ञासा की कभी ना कभी कमी होती है। हम जैसे ये देखते हैं कि आजकल जो फॉरेनर्स हैं, लाइक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग संस्कृत, इन लर्निंग वेदांत, इन लर्निंग द सनातन धर्म की जितनी भी चीजें हैं, वो आजकल भारत में आके चीजों को दिलचस्पी ले रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लाइक, और हम कहीं ना कहीं अपने रूट्स जो है उसको भूल जाते हैं। हम क्या है, मॉडर्निटी की तरफ जाने के प्रयास करते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प है। तो उस टाइम पे रोल्स जो कुछ ऐसे हुए हैं, जैसे आप बुद्ध की बात करें या ओशो की बात करें, और मुझे तो लगता है हर एक उस एक कॉन्शियसनेस की ही जो मैसेज है, एक लव का मैसेज है, उसको फैला रहे हैं, और एक ह्यूमैनिटी की जो बात की गई है, तो उसकी बात हो रही है। और हर कोई अपना रोल निभा रहा है। आप अपने लेवल पे रोल निभा रहे हैं, मैं अपने लेवल पे, यहाँ तक कि ये जो माइक है, ये भी एक अपना रोल निभा रहा है। हम सबका जीवन में एक ना एक पात्रता दी हुई है। तो आगे मैं जानना चाहूंगा, बहुत बढ़िया रहा ये, कि जब कॉन्शियसनेस की बात होती है, आपने एक आत्मा शब्द उपयोग किया कि हम सबका जीवन अगर आत्म तत्व से जुड़ जाए तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। तो ये कॉन्शियसनेस, अगर हम उसको मॉडर्न मेडिसिन में बात करें या मॉडर्न टर्म्स में बात करें, कॉन्शियसनेस शब्द की बात होती है और कहा जाता है दिस इज द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो पहले सोचते थे कि बॉडी इज क्रिएटिंग द कॉन्शियसनेस, जो एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस आ रहा है वो बॉडी से आ रहा है। बट नाउ उन्होंने इस तरह से जब एक्सपेरिमेंट किए, दे आर कमिंग टू कंक्लूजन कि ऐसा नहीं है, कॉन्शियसनेस इज क्रिएटिंग द बॉडी। बट लाइक यू आर इन बोथ फील्ड ऑफ मेडिसिन, आपने, और जो मैं एनेस्थीसिया का जब कुछ पढ़ रहा था तो देखा कि कुछ लोगों को जब जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस टाइम भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक दे आर परफेक्टली अवेयर बट दे आर नॉट एबल टू मूव देयर बॉडी, कि अपने शरीर को नहीं हिला पाते हैं। जैसे हम कभी कभी सुबह जब उठते हैं कि हम अवेयर हैं लेकिन वी आर नॉट एबल टू मूव आवर बॉडी, लाइक इन दैट रेल्म ऑफ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, व्हाट यू कैन से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने दोनों ही चीजों को देखा है, अब आप अनुभवी भी हैं अध्यात्म के और साइंस के भी, तो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट कि कॉन्शियसनेस इज लाइक डेवलपिंग फ्रॉम द बॉडी, और ये प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे समझा जाए? क्या ध्यान एक उत्तम मार्ग है इसको समझने का? और इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन ये है, क्या जब हम ध्यान और इन चीजों को समझते हैं तो हम सबकी लाइफ में जो डिसीजेस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पेन होती है, जो सफरिंग होती है, क्या वो भी दूर होने लगती है? मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूँ ना, यही बड़ा प्रश्न होता है जो किसी वक्त जब जी समृद्धि देवी के बंदे में ये प्रश्न आता है। भगवान जी दत्तात्रेय जैसे कहते हैं ना, मैं जब तक प्रभु की कृपा ना हो मैं कौन हूँ, प्रश्न नहीं उठता। तो जब परतें खुलने लगती हैं, जैसे बात हुई थी, तो मेरी भी पहली बुक जिस टाइटल ने मुझे किया था, टर्निंग इन, ठीक है, वो ध्यान भी क्या है, टर्निंग इन है, नीचे की खुदाई करना शुरू करते हैं तो और परतें खुलती। तो जैसे मोटे तौर पर कहें तो वही है कि शरीर भी हम ही है, ऊर्जा फील होती है, प्राण जो आते जाते हैं, तो उस प्राण वाला शरीर भी है, वो भी मैं हूं। जो मेरा मन जैसा है, जैसे चलता है, वो भी तो मैं हूँ। आमतौर पर लोगों को नहीं आती, जो ध्यान में किसी गुरु से जुड़ते हैं तो उनको ये पता चलने लगता है, वो भी मैं हूँ। इमोशंस है, हृदय है, वो भी मैं हूँ। उसके भीतर एक आत्मा है, चेतनता है, वो भी मैं हूँ। ऐसे है जैसे माध्यम से अपनी विराटता का अनुभव होता है, अपने भीतर तम का पता चलता है। तो आपने कुछ प्रश्न मेरे थोड़ा स्पेशलिटी से रिलेटेड, आपका प्रश्न जो मेरे स्पेशलिटी से रिलेटेड भी था। हमारे ओशोधारा में एक 4th लेवल का प्रोग्राम होता है सर, वो जब मैंने किया, अमृत योग कहते हैं उसे। अमृत योग में अपने अमृत तत्व का पता चलता है, पता नहीं चलता, मतलब अनुभव होता है। ओशोधारा में हर चीज अनुभव की साधना है, क्यों सत्संग नहीं है ओशोधारा, ओशोधारा में साधना है सिर्फ। तो जब वो अनुभूति हुई तो उसके बाद पता चला कि वो जब प्रज्ञा जागी, ये अमृत तत्व वो वहां जब गहरे होते हैं तो वहां आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होता है कि बॉडी पड़ी हुई है, आप उससे बाहर निकले, वो अनुभव भी वहां आश्रम में कराया जाता है। तो उसके बाद मेरी साधना और इंटेंस हो गई। तो ऐसी घटनाएं और ऐसे कुछ मतलब जो जीने लगे तो अमृत तत्व को और अपने घर आके भी और अच्छे से समझना शुरू हुआ। उसके बाद तो एक महाजीवन प्रज्ञा हमारी यहाँ कोर्स होता है, वो 3 दिन का प्रज्ञा प्रोग्राम है, वो योग कोर्स नहीं है, वो प्रज्ञा प्रोग्राम है। तो उसमें जो होता है पिछले जन्म, लाइफ बिटवीन लाइफ, उसकी अनुभूति होती है। इन चीजों को देखते हुए फिर मैंने कहा परमात्मा ने कुछ चुना था मुझे, स्पेशलिटी एनेस्थीसिया की। तो ये बड़ी ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये। जैसे वो दुनिया जितना मर्जी हो ना, एक डॉक्टर को नहीं समझ सकते। एक डॉक्टर के अंदर का क्या रोल है, उसके क्या दुख है, क्या सुख है, एक डॉक्टर को डॉक्टर ही समझ सकता है, ये कहा जाता है। लेकिन एक एनेस्थेटिस्ट को ना डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। एक एनेस्थेटिस्ट को एक एनेस्थेटिस्ट समझ, क्योंकि उसकी जागृत अवस्था होती है ना, मतलब ही हैज टू बिकम वन विद द पेशेंट ऑन द टेबल। एक सांस नहीं, एक सांस के भी स्प्लिट करके उसको वॉच करना पड़ता है, उसकी निगरानी रखनी पड़ती है। तो इन फैक्ट जो ब्रेथ की जो सारी साइंस है वो एनेस्थेटिस्ट बहुत जानता है।
और ये जो प्राण ऊर्जा का जो सारा खेल है ना, ये अध्यात्म में भी बड़ा फाउंडेशनल चीज़ है। फाउंडेशनल भी कह रहा हूँ, अल्टीमेट भी है। एब्सोल्युटली। प्राणायाम के बगैर साधना उड़ान नहीं भरती है। तो इन 2 चीज़ों का समन्वय होना, ये भी मैं अपना बड़भाग्य समझता हूँ। तो फिर आपने जो बात करी कि जैसे एनेस्थीसिया के टेबल पर, जैसे मैंने खुद एनेस्थीसिया एक बार लिया हुआ है ट्रांसलेटरी के ओह! ऑपरेशन में। जी, तो अमेज़िंग। तब तो मैं अभी एमबीबीएस जस्ट सिलेक्शन हुई थी, तो फर्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले खुद ही टेबल पे लेटना पड़ गया था। तो ऐसा था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें अलग-अलग किस्म के अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि जब हम एमनेसिया देते हैं, जब हम पेशेंट को इंस्टेंट इंजेक्शन से विदिन 15 सेकंड्स जब सलाह देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। जैसे काउंटिंग करें 1 2 3 4 4 5, वो सो जाता है। ओह! तो उसमें उसको कुछ ऐसी विजन भी चल सकते हैं, फ्लैशबैक भी चल सकते हैं। उसको आउट ऑफ बॉडी भी बहुत बार हो जाता है, टेबल पे ऑपरेशन चल रहा है, आत्मा कोई बाहर जाके घूम भी सकते हैं। ये समर्थ गुरु जी से सुना हुआ, ये मेरा अपना अनुभव नहीं है कि आप जो एनेस्थीसिया देते हैं तो आउट ऑफ बॉडी भी हो जाता है? वो फिर आके आत्मा उसमें चलती है। तो ये बड़ा लंबा चैप्टर है। इसके ऊपर मैं कहूँ कि मेरी कोई मास्टरी है, मैं ये चीज़ें कहूँ आपको वो नहीं है, लेकिन ऐसा है जीवन प्रज्ञा समर्थ गुरु की कृपा से करी हुई है, वो अनुभूतियाँ हैं, अमृत योग करा हुआ है। तो मतलब जब यात्रा शुरू होती है तो एक रिसर्च एक साधक के जीवन में चल ही पड़ती है, और अद्भुत। उस वहाँ टूल जो यंत्र है, यंत्र सिर्फ एक ही है। यंत्र वहाँ है, एक बार के फिजिकल यंत्र नहीं है माइक्रोस्कोप वगैरह, वहाँ चेतना की किरण जो है ना, वही यंत्र है, वो सब कुछ एक्सप्लोर करती है। बाहर का जगत जितना है उससे बड़ा जगत एक अंदर है, तो वहाँ समर्थ गुरु की मौज से नई-नई अनुभूतियाँ होती है, ऐसा है। अमेज़िंग। मैं शायद ओशो या समर्थ गुरु जी का एक क्वोट पढ़ रहा था, तो उसमें यही लिखा था कि देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बट द बेस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इज विदिन, एंड इफ यू गो विदिन देन ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल योर सफरिंग विल बी गो देयर। एक मैं प्रोफेसर से मिला था एक बैंगलोर में, तो ही यूज्ड टू से लाइक यू कैन बी एट द सेम टाइम इन साइलेंस आल्सो, इन एक्टिविटी आल्सो। इनिशियली आई थॉट हाउ इज दैट पॉसिबल, अगर आप साइलेंस होते हैं तो फिर आप एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, और जब आप एक्टिव होते हैं तो साइलेंस कैसे कर सकते हैं। देन ही सेड, गिव द एग्जांपल ऑफ अ साइकिल व्हील, when it's moving at the center it's always speed is 0, v equal to r omega, but as you go out of the wheel the speed is increasing, where the radius is increasing. So I hope you are also saying the same thing. If we go with the help of meditation in the interiority, then all the problems actually problems होती भी नहीं है शायद, क्योंकि हम उन problems में इतना डूब जाते हैं that those problems will become a problem for all of us. So that's amazing. और इसमें इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और होगा, जैसे आपने आई होप इतनी सारी चीजें और एनेस्थीसिया का जो एक एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि वो भी एक आपको मेडिटेशन की तरफ ही ले जाता है, एक अगर हम उसको लाइक आर्टिफिशियल वे में देखें, लाइक इट्स आल्सो टेकिंग यू टू दैट जोन। तो सर क्या जब हम किसी को एनेस्थीसिया देते हैं, जैसे तो सपोज आपको इस हैंड का ऑपरेशन करना है, तो आपने इसको एनेस्थीसिया दिया या यू मेक दैट गो डाउन, तो उस वक्त कॉन्शियसनेस उस व्यक्ति की एक्टिव रहती है, लाइक हाउ इज दैट कि उसको पेन फील नहीं होता, लाइक व्हाट इज एक्चुअली दैट एनेस्थीसिया डूइंग, इफ पॉसिबल कैन यू लेट अस नो, लाइक क्या हो रहा है एक्चुअली कि वो दर्द को फील नहीं कर पा रहा है, लेकिन ही इज एबल टू सी एवरीथिंग लाइक कॉन्शियसली, चेतना रूप से। चलो, ये तो हमारी जो बौद्धिक साइंस है, एनेस्थीसिया साइंस से इससे रिलेटेड प्रश्न है, मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि एनेस्थीसिया के कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें कंपोनेंट होता है, एक होता है एमनीजिया। एमनीजिया यानी पर्सन शुड बी इन स्लीप, उसको पहले इंस्टेंट हम स्लीप में ले जाते हैं, क्योंकि उसके जागे हुए चाहे उससे ना भी हो, वो खुद देख रहा हो मेरी आंखें बाहर हैं, तो क्या घटेगा। तो पहला है एमनीजिया। दूसरा है एनर्जीजिया, कि उसको चाहे स्लीप में चला गया, दर्द तब भी स्ट्रेस तब भी देता है, तो उसका पूरा एनर्जीजिया होना चाहिए, चाहे उसे काटें, जो मर्जी करे, हड्डी तोड़े जोड़े जो भी करे, उसको दर्द नहीं होना चाहिए। दूसरा है एनर्जीजिया। ओके। तीसरा ए रिफ्लेक्सिया। ए रिफ्लेक्सिया ये है कि बंदे को चाहे एमनीजिया भी है, सोया भी है, चाहे दर्द भी नहीं हो रहा, तब भी बॉडी में एक रिफ्लेक्स है, जैसे यहाँ अगर ब्लेड चला ऐसे बाजू हिल सकता है, सर्जरी नहीं हो सकती, तो हमने मसल्स को डेड कर देना होता है कि मसल्स में कंट्रैक्ट करने की पावर खत्म हो जाए। और जब वो पावर खत्म होती है तो उसकी सांस भी चली जाती है, तो हमें फिर क्या करना था, उसकी ब्रेथ को अपने कंट्रोल में ले लेना पड़ता है। तो हमें मशीन से सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिया करने के लिए उसके सारे मसल ही डेड हो जाते हैं। तो उसके अलावा एक और है कि तो वो भी फैक्टर में करना पड़ता है, ये रिफ्लेक्सिया भी है, एनर्जीजिया भी है, एमनीजिया भी है, लेकिन इवन देन एक स्ट्रेस होती है, हमें स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना होता है। तो ये सारी चीजें आ गई जो एनेस्थीसिया के अंडर है, तो तब जाके एनेस्थीसिया होता है। तो जो स्पिरिचुअल पार्ट जो इसमें हम टच कर रहे हैं ना, वो होता है एमनीजिया की वजह से, बंदा एक नींद में जाता है। फिर ये एनेस्थीसिया, नींद, समाधि, मृत्यु, इनमें कुछ ना कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। एनेस्थीसिया का जो एक्सपीरियंस होता है, अमृत योग का जो एक्सपीरियंस होता है हमारे में,
और जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ लोग डेथ में चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, या वो दुनिया की अनुभूति लेके आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं एकदम। तो ये चीजें इसमें मिलती जुलती हैं, तो ऐसी चीजें हो एब्सोल्युटली सकती हैं। तो चारों में मैं वही कहता हूँ ना कि रिसर्च जो शुरू हो जाती है ना, तो ऐसा चलने लगती हैं, बातें बड़ी कुतियां सुलझने लगती हैं ऐसा। बहुत सुंदर। और आप शायद आई होप क्वाइट लकी कि आपको ये सारे अनुभव भी मिले, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन सारी चीज़ों की वजह से। तो बहुत ही सुंदर। अगला हम पड़ाव की तरफ चलते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ओशो धारा का ज़िक्र किया और ओशो धारा में अलग-अलग तरह के कोर्सेज़ हैं और अलग-अलग तरह की, तो ये हमें कैसे कोई जाने, जैसे ओशो धारा भी है, बहुत सारे और भी संस्थाएँ हैं, हाउ अ पर्सन नोज़ कि व्हिच इज़ मेंट फॉर हिम? क्योंकि जनरली एज़ अ सीकर, एज़ अ साधक हम सब कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें किधर जाना चाहिए, और आजकल हम देखते भी हैं कि बहुत सारी थिंग्स आर नेगेटिव आल्सो एट सम प्लेसेस। तो उन चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाए? क्योंकि आप अनुभवी हैं, आपने चीज़ों को देखा, आप वहाँ पे 20 इयर्स यू आर ए कोऑर्डिनेटर, यूनियन टेरिटरी कोऑर्डिनेटर एंड डूइंग ऑल दीज़ कोर्सेज़। तो एक वो डेंजर भी होता है, इसीलिए कुछ लोग शायद इन चीज़ों में नहीं जाते। तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर जैसे पेशेंट प्राइमरी चीज है, पेशेंट है तो डॉक्टर होगा, देखने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो तभी एजुकेशन, तभी स्कूल बनेंगे या टीचर्स होंगे। ट्रू। तो शिष्य होंगे, संत तो हैं लेकिन शिष्य होना चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं ना, एक कुतूहल होता है लेकिन जिज्ञासा नहीं होती है जानने की, तो वो किसी भी जगह जाके जी मैंने क्या किया है, गुरु मंत्र ले लिया है या गुरु धारण कर लिया है, बस इतना सोचते हैं। जैसे ये गुरु धारण कर लिया, जैसे तो बात ये है कि मैं अपनी जिंदगी को संवारना चाहता था, मैं आनंदित होने के लिए जा रहा, मैं अपनी एटर्निटी, ये क्या जन्म मरण चक्कर क्या, अगर इस किस्म के कोई प्रश्न इस सच के लिए जाता है या संतों की महफिल अच्छी लगने लगती है क्योंकि पिछले जन्मों की यात्रा है, तो फिर बात बनती है। आपने कहा जनरल पब्लिक को कैसे मतलब हो कि कहाँ जाएं कैसे जाएं, पहले यह है कि अब खींच के तो किसी को लंबा किया नहीं जा सकता। जी, ठीक है जी, ना? जी, डेफिनिटली। तो यात्रा वहीं से चलती है, एक जनरल रिकमेंडेशन जैसे होती है, संत भी ये कहता है कि घर से निकलो तो सही, निकलो सही, लेकिन ये कि कुछ कोई मिल जाए तो हाथ सिर पे रख दे तो बस सारी रियलाइजेशन हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये लेके नहीं चलना। और जब चलना है शुरू में तो हमेशा ये नहीं कहेंगे तो बंद गए, क्योंकि जब हम कुछ करना नहीं चाहते, कुछ ऐसे स्वार्थी होके जाते हैं तो बंधने के चांस है, बांधने वाले भी बहुत होते हैं, जैसे आपने कहा है ना। तो मैं ये कहता हूँ चेक करना चाहिए, थोड़ा पहले घूमना चाहिए, घूम के 4-5 संस्थाएं देखनी चाहिए। अगर किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, इवन देन 2-3 और संस्थाएं देखनी चाहिए, मैं कहाँ से क्या-क्या सीख सकता। आपके पिछले जन्मों की यात्रा भी है, आपकी चेतना किस तल की है और आपका हृदय कहाँ गवाही दे देगा, एकदम आप क्लिक कर जाएंगे। जैसे ओशो को सुन के मुझे क्लिक कर गए, जी। इससे पहले संस्थाओं में गया तो मुझे समर्थ गुरु क्लिक कर गए। तो जहां क्लिक हो जाए तो ये नहीं कि अब क्या, ठीक है, यहाँ क्लिक हो गए, वहां साधना भी करो, वहां गुरुमुखी रहो, निष्ठा से करो। पूरा गुरु सब कुछ बताता है, तो जो गुरु कहता है वैसे करें तो मौज ही मौज है। तो मैं यही चाहूंगा, खासकर मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ना, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है आजकल के बच्चे बहुत, हाँ जो कहीं बंदा कहीं कंडीशन होता जाता है विद लाइफ, तो वो लोग थोड़ा सा मुश्किल आती है, लेकिन बच्चों को एटलीस्ट आजादी दो, मत कहो कि हम उस गुरु से जुड़े हुए हैं, उस परंपरा, हम ओशो धारा से जुड़े हैं, कहीं और नहीं जाना है, किसी दूसरी धारा से जुड़े नहीं। बच्चे इंटेलिजेंट है, बच्चे सही जगह जल्दी क्लिक हो जाएंगे। कंडीशन नहीं है। हाँ, करेक्ट। क्लिक होने की एज भी तकरीबन में एग्जैक्टली तो ना मेरी बात को ले लेना, लेकिन यही 18 से 25 के बीच में है, 12 से 25 या क्या, इस एज में बच्चों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में जाने दो। बच्चे बहुत तेज हैं और अभी अनकंडीशनड है, वो राइट जगह वो पहुंच ही जाएंगे, बात चल पड़ती है। तो हमें अपने जिज्ञासा लेनी है। हाँ, इन बिटवीन भी हमने देखना है, कुछ लोग कहते हैं ना जैसे हाँ गुरु से जुड़े तो हो जाएगा, होते होते चाहे 40 साल जिंदगी के बीत जाते। भैया अगर गुरु के पास अगर हम 3 दिन बैठे हैं तो 3 दिन वाला फायदा होना चाहिए। हमें ओके, ये देखो कि 3 महीने वाला जो प्राइमरी गुरु भी है, प्राइमरी आपको, क्योंकि शिष्य है तो गुरु शिष्य के लिए, तो अपना फायदा भी तो देखो कि हो रहा है नहीं हो रहा। और सभी लोग कहेंगे फायदा हो रहा है, ऐसा भी नहीं लोग कहते नहीं होता, लेकिन वो यहाँ अटक जाते, हो गया फायदा। सितारों के आगे जहां और भी है चलते नहीं है आगे, तो वहां अटक जाते हैं, इसका अंत थोड़ा है, ऐसे चलते रहने की बात। बहुत खूब। और यात्रा तो आनंद और अनंत की है। अंत में सर हमने बहुत सुंदर बातें की और आनंद की अनुभूति खूब हुई, मुझे तो हुई, आई होप सब देख रहे हैं उनको भी हुई होगी।
और मैं थोड़ा-सा टच करना चाहूँगा क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ दुःख का भी पार्ट होता ही है और कहते हैं जब हम भौतिक शरीर में आते हैं तो दुःख से तो कोई बच नहीं सकता। तो क्या आपकी इस यात्रा में कुछ ऐसे भी पार्ट रहे या कुछ ऐसी स्मृतियाँ रहीं कि जो आपको बहुत कुछ सिखा के गईं लेकिन वो ऐसा समय था जब आप बहुत पेनफुल भी था वो समय आपके लिए या वो समय था ट्रांसफॉर्मेशन का? तो कुछ ऐसी आप अपने जीवन से कुछ शेयर कर सकें कि द लाइफ ऑफ स्ट्रगल कुछ ऐसे रहे हों आध्यात्मिक जीवन में या सामाजिक जीवन में इसमें से कभी आपने फील किया और कैसे आपने उसको आध्यात्मिकता से सॉर्ट आउट किया या सॉल्व किया? सर, ये तो कुछ लोगों के जीवन में होता है। मेरे जीवन में मुझे कोई ऐसा नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा चैलेंज रहा। जी। पहली जैसे अच्छी बात मुझे लगी अपने पेरेंट्स की, मेरे डैडी हेडमास्टर रिटायर, तो मम्मी-डैडी ने जो स्वतंत्रता दी ना, कहीं बाँधा नहीं। तो मुझे ये अच्छा लगा, अगर कहीं हमें कहीं बाँध देते ना, वो हमें आज़ादी हर चीज़ में दे देते। उसी हुँ। वजह से एजुकेशन भी तो ये हुआ, ये प्लस पॉइंट था हमारा। तो मुझे कोई ऐसा नहीं याद आता है। लेकिन अब मैं कहूँ कि ओशो तारा में जैसे 2 किस्म के प्रोग्राम हैं, ठीक है? मुझे क्या पाना है, बस ड्रामा लगता था कुछ और है देखे, लेकिन ये भी नहीं कि मैं बड़ा विचलित था इसलिए कि ओशो तारा, वैसी बात भी नहीं थी। हुँ। लेकिन जब योग प्रोग्रामों से ना या रहस्य जो इस निराकार के इस अंतर्काश खुलते हैं, हैरान होता था। मैंने शुरू-शुरू में एक कविता ऐसी छोटी-सी लिख दी थी। तो वहाँ मैं कहता हूँ कि समर्थ गुरु के पास में अचंभित होता था। एक प्रोग्राम करते थे, यार तब 6 दिन का होता था। यार इतना कुछ इसमें है, तो हम सोचते थे खत्म हो गया। करते-करते अगले बार योग प्रोग्राम में जाते तो फिर उतना ही बरसता और फिर चलता ही गया इतने प्रोग्राम। तो दंग रह गए। तो आपने जो पूछा वो जो है निराकार के रिलेटेड है, जो आत्मा परमात्मा के रिलेटेड है, पराभक्ति के रिलेटेड ओशो तारा में पराभक्ति वाली जो साधना है, वो योग को से तो सुंदर कार्यक्रमों से गुरुदेव कराते हैं। वो क्रमशः होते हैं, एक स्टेप करते हैं तभी सेकंड में एंट्री, सेकंड करते हैं तभी थर्ड में एंट्री है। हर बार आत्मा के गुण है, नए-नए आयाम में हमें एक्सपीरियंस कराया जाता है और उसमें ग्राउंडेड कराया जाता है। तो ये योग को से चले। लेकिन हमारी जो सांसारिक समस्याएं हैं, ऐसे तो नहीं लगती थी, लेकिन तकरीबन 50 के लगभग प्रज्ञा प्रोग्राम है ओशो तारा का। वो जो प्रज्ञा प्रोग्राम है वो भौतिक फिजिकल वर्ल्ड के रिलेटेड है। जैसे वो हमारे शरीर फिजिकल बॉडी जैसे हेल्थ के रिलेटेड है। हमारी अर्निंग कैसी हो, हमारे एक सबकॉन्शियस में जाने की साइंस है, सम्मोहन प्रज्ञा वो है, कला है, गायन प्रज्ञा है, हर बंदा गाना चाहता है, नृत्य प्रज्ञा है। इसी तरह अच्छा हम कैसे कमा पाएं, जेब घर में तो सब कुछ होता है। तो इस किस्म के प्रोग्राम है। फिर मैंने जैसे मेंशन अभी किया था कि पास्ट लाइफ अपनी देखनी हो, तो उससे प्रज्ञा जगती है। ठीक है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना, कुछ और भी करना नहीं करना, प्रज्ञा जग जाती है पीछे जन्म दे। तो मैंने 50 है ये है ना, इसमें जिसमें हेल्थ के 8-9 प्रोग्राम जैसे होम्यो प्रज्ञा है, जैसे आयुर्वेदिक प्रज्ञा। तो अगर आप किसी भी पैथी का प्रिंसिपल समझ जाते हैं, तो तभी आपको उस पैथी पे भरोसा आता है। और एलोपैथी में थोड़ी ज्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए है, लेकिन होम्योपैथी और आयुर्वेदिक प्रज्ञा आप अपने डॉक्टर इजीली बन सकते हैं। पहले बीमार हुए क्यों, एलोपैथी तो बीमार होने के बाद ट्रीट करती है, तो वहाँ ये चीजें हमें काम आती हैं। तो वो जो दुख निवारण है ना, और सबसे बड़ा आपने जो बात कही वो मैं कहूँ वो हमारे पहले प्रोग्राम ध्यान योग में किया, फर्स्ट लेवल प्रोग्राम है। ये जो दुख है ज्यादा मन के, शरीर के नहीं। जो सुख दुख है वो मन का ही है। तो माइंड को जो संत समझ सकता है ना, मैं नहीं कहता जो मैं कहता हूँ बाकी को समझ ही नहीं सकता है। चाहे हमारी साइकेट्री है, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये हमारे डोमेन में आते ही नहीं है एलोपैथी में। ये सब सलाह देने की बातें हैं। तो उससे ये जो सारे प्रज्ञा प्रोग्रामों से अपने जीवन और अपने जो गुरु भाई हैं उनके जीवन में जो सुधार देखता हूँ, तो वहां कहते हैं वाह समर्थ गुरु, क्या हमारा बौद्धिक क्या क्या कला बताते हो कि हम इस संसार में भी सुंदर से जिए हैं और एक अंदर आत्मा से जुड़ के ना, जो आपने कहा था ना, एक एक्शन नहीं हिलता बीच में, चक्का तो चल रहा है। वो क्या है, वो आत्मा में ग्राउंडिंग जो है वही एक्शन है। पहले आत्मा का अनुभव, वो भी चलो फर्स्ट लाइफ में हो गया, लेकिन समर्थ गुरु के साथ जब जुड़े जाते हैं तो उसमें ग्राउंडिंग होती है, ऐसा बनता है कि वो टूटता नहीं। तो उसका बेहतर एहसास के साथ जिंदगी जीने का फिर मजा है। तो बल्ले बल्ले दोनों साइड। बहुत ही सुंदर। और जो अभी हमने मध्य की बात की सर, तो एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सबके जीवन में, आई होप हम सब भी कभी-कभी उससे जूझते हैं। जो हमारे सेंटर से जो जुड़ाव है उसको तोड़ने में आजकल जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और एक मोबाइल फोन है जो हमारे साथ आत्मा से भी इम्पोर्टेंट हो गया, हर वक्त रहता है। और मैं कभी अपने दोस्त से कहता हूँ कि यार अगर फोन नहीं होता तो हमने बहुत सारी डिस्कवरी कर दी होती, क्योंकि हमारे पास बहुत सा समय होता। तो इस पे आप कुछ बोल सकते हैं, लाइक किस तरह से व्यक्ति अपने बैलेंस करे कि जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनसे
और जो फ़ोन है हमारा आजकल बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई। मेरी कुछ भांजी है, वो क्या है कि अब रोती है तो खाना खाने के लिए भी उसको क्या है फ़ोन दिखाना पड़ता है, देन ही और शी यूज्ड टू ईट। तो इसके लेके को लाइक एनीथिंग यू हैव कि कुछ सॉल्यूशन हो और एनीथिंग यू हैव कि ये प्रॉब्लम आपने भी फेस की हो, तो एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस? सर ये तो बड़ी मुझे एक चीज़ देख के बड़ी हैरानी होती है कि अगर 6-8 महीने का बच्चा भी होता है ना, वो अगर मोबाइल से चिपका है, 8 महीने क्या एज होती है, 1 साल का बच्चा 8 महीने का, तो मैं उसकी माँ को कहूँ तो माँ कहती है ये सुनते ही नहीं। मुझे जी। अचंभा होता है, अगर 8 महीने का बच्चा नहीं सुनता है तो माँ-बाप किस बात के हो फिर? तो कहीं न कहीं क्या है, इसमें ज़िम्मेवार पेरेंट्स हैं। आजकल 1-2 बच्चे होते हैं और बच्चों को ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, बच्चों को टोका-टोकी नहीं होती है, बच्चों को समझाया नहीं जाता। और बच्चे जो सनातन से संस्कृति से भी टूटे हुए, इधर सनातन संस्कृति से टूटे, इधर मेरा बेटा है बड़ी बात करता है, पापा मुझे भी बहुत बड़ा इश्यू लगता है कि बच्चे जो यूट्यूब पे या इंस्टा पे जो देखते हैं ना, वही उनके परमात्मा है। वो अगर रामायण पढ़ेंगे भी, तो गाड तो उनके वो हैं। मैं नाम ना लूँ तो कुछ होता है, जी, उनके साथ जी। क्यों पड़ेगा? तो मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सोसाइटी के लीडर्स हैं, जो टीचर्स हैं एजुकेशन में, जो पेरेंट्स हैं, इनकी ज़िम्मेदारी है बच्चों को समझाया जाए। अब इस मोबाइल का यूज़ कितना किया जाए, कितना ना किया जाए। बात तो है मोबाइल के बगैर भी बात नहीं चलती है, लेकिन मैं कहता हूँ मोबाइल को यूटिलिटी समझ के किया जाए। एब्सोल्युटली। अपनी ज़िंदगी का क्या पर्पज़ है, क्या मिशन है, उसमें इसका सहयोग लिया जाए। इसमें इसका सहयोग लिया जाए, अगर नहीं है तो जस्ट ब्राउज़िंग, जस्ट फेसबुक और यूट्यूब और एनीथिंग लाइक दैट। लोगों को एक ये मैं इस बात कहना चाहता हूँ, एक भ्रम ये लगता है जैसे हम की बड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। दुनिया जहान के यूट्यूब रील्स इस किस्म का देख के हम कर रहे हैं। ठीक है, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बात तो अपने अनुभव से होगी ना। सिर्फ क्रिकेट मैच खेलने से नहीं होगी, क्रिकेट में जाके पिच पे थोड़ा खेलें भी या बाहर जाएँ भी, तो बैलेंस तो फिर प्रज्ञा से ही होगा। समझ विकसित करनी पड़ेगी कि मिस क्या कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि अगर हम ये नहीं होता तो हम क्या-क्या और करते। यही चीज़ समझाने की बात है। ज़िंदगी में पहले अपना कोई हमेशा एक मिशन क्रिएट करना चाहिए। जो मिशन क्रिएट कर पाते हैं वो ग्रेट बंदे। वो मिशन के सहयोग के लिए टीम भी बनाएँगे, मोबाइल भी यूज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर कोई मिशन नहीं क्रिएट कर सकता है, तो जो मिशन कोई आपको अच्छा लगता है, किसी के मिशन का हिस्सा हो जाए, वहाँ के वर्कर हो जाए। ठीक? तो फिर इन चीज़ों का उपयोग सिर्फ मिशन के लिए करें, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें, अगर कोई मिशन नहीं है, किसी मिशन के साथ अटैच नहीं है, आने वाले टाइम में काम जेसीबी कर रहे हैं, मशीनें कर रही हैं या कंप्यूटर कर रहा है। बंदा हो गया बिल्कुल फ्री। तो बंदा पागल होगा जो ध्यान में नहीं जाएगा, जो योग में नहीं जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी हेल कि समस्या अब आने वाले टाइम की क्या है? जिसे समर्थ गुरु कहते हैं, समस्या बड़ी है बोर्डम, अकेलापन, खालीपन, ये समस्याएँ हैं। समस्या ना खाना-पीना है, इवन कि मन वाली समस्या भी चलो एक समृद्ध बंदे की चलो होएगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये बंदे को ले डूबती हैं और हमारी मोबाइल की स्क्रीन ऐसी चीज़ है जो हमारी चेतना को पूरे का पूरा खींचती है, बेहोश कर देती है, तो हम रिक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। देखा जाए तो सर ये भी एक तरह का एनेस्थीसिया, या एक बार को देखा जाए तो ये भी एक तरह का एनेस्थीसिया है जो हमारी कॉन्शियसनेस को लाइक बहुत लाइक डिस्टर्ब करता है, और इतना इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं तो इट्स रियली पेनफुल। और अगर हम जागरूक ना हो तो ये तो अपने आप चलता जाता है, जैसे कहते हैं इंटॉक्सिकेंट, ये एडिक्टिव होता है काफी। वो जो सारा जंक आ गया अंदर ना, वो फिर माइंड को इतना एक्सेलरेट कर देगा कि वो डीएक्सेलरेट होकर ध्यान में जाना मुश्किल होता है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए बहुत सुंदर। और कभी मैं सेशन लेता हूँ, मेडिटेशन के सेशन लेता हूँ, तो लोगों को कभी साइलेंट या स्विच ऑफ करने को कहते हैं। लेकिन अगर जैसे हमारे सेंटर पे ये जहाँ से मैं बैठ के बोल रहा हूँ, 35-40 लोगों का कैंप चल रहा है अगर, ठीक है, 3 दिन का, तो मैं कहता हूँ जब हॉल में आए तो मोबाइल इधर एक टेबल रखा हुआ है, तो अपने मोबाइल को सिर्फ जेब में रहने देने से भी चाहे स्विच ऑफ है, तब भी आपका माइंड कहीं अटका हुआ है, तो उसको मैं इसको अपना माइंड समझ के ना, जो ध्यान नहीं करने देते, इसको माइंड को जेब से निकालो, माइंड को इधर टेबल पे रख दो। तो इसे आप खुद ही करना। और एक डिक्टम यह है कि सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक हमने जो करना कर ले, रात को 9 से सुबह 9 बजे तक मोबाइल को यूटिलिटी के तौर पे देखें, लेकिन न्यूज़ के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, किसी और बात के लिए ना देखें। अभी कुछ 12 घंटे तो अपने को बचाएं एटलीस्ट। यस। और कहीं मैंने पढ़ा था कि हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते, बट चॉइस हमारे हाथ में है कि हम क्या देखना चाहते हैं। आज मोबाइल को हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट व्हाट वी वांट टू सी ऑन दैट, वो हमारे हाथ में। इट्स अ परफेक्ट चॉइस कि हमें क्या चुनना है, और अगर हमारा चुनाव सही होगा तो परिणाम भी सही होगा।
जी, तो हम अंत में आ रहे हैं और फाइनली मैं आपसे बात करूँगा क्योंकि आपने शुरू में ज़िक्र किया था हेल्प की सबको ज़रूरत होती है और आपकी हेल्प शुरुआत में कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स ने की और कहते हैं बुक्स आर आर लाइक ग्रेटेस्ट फ्रेंड और जो हमें हर वक़्त हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है। तो कुछ ऐसी बुक्स शेयर कर सकते हैं लाइक एनी 3 बुक्स व्हिच ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ जिन्होंने आपके जीवन को बहुत ही परिवर्तित किया, शक्तिशाली बनाया? कोई आप सजेशन देना चाहें एनी 3 बुक्स अपने अनुभव के आधार पे फॉर पीपल्स? जैसे डेल कार्नेगी की बुक मैंने मेंशन किया था। फिर स्टीफन हॉकिंग की जो बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसके अलावा जो ऑटोबायोग्राफी योगी है, लिविंग हिमालय बिल्कुल। वाटर स्वामी राम जी की बुक्स हैं। इसके अलावा ओशो की बुक्स ने तो किया, मैं वो सब बुक्स का अलग-अलग नाम ना लूँ, तो मैं कहूँ टर्निंग जी। इन ओशो, ठीक है? हुँ, ये बुक्स हैं। इसके अलावा जो 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन हॉकिंग की, ये बुक्स हैं। तो इस तरह अनगिनत बुक्स हैं। मैं कहूँ कि मैंने जैसे जो मैंने सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में था, एक द वीक करके आता है, शायद अभी भी आता होगा। सबसे पहले उसमें मैंने लेख पढ़ने शुरू किए, ठीक है ना? तो कई बार कोई मैगज़ीन भी ऐसा अच्छा आ जाता है, तो मुझे अभी सारी रिकैप्चुलेट नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर न्यूटन की बुक्स जो हैं, स्मार्ट गुरु जो रिकमेंड करते हैं, जैसे लाइफ बिटवीन लाइफ के बारे में, एडवेंचर ऑफ सोल, जर्नी ऑफ सोल्स है, ये या बुक्स हैं। जर्नी ऑफ सोल वेरी गुड बुक। हाँ, ये बुक्स हैं। उसके अलावा अनगिनत बुक्स हैं। लेकिन बहुत ये खूब, बात कहीं न कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। हर बार करनी कोई चाहिए। एक बुक होनी चाहिए, चाहे टाइम मिले ना मिले, लेकिन इस वक़्त मैं इस बुक को खत्म करूँ। देखो, मैं इस प्रश्न के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे परम गुरु ओशो जी जो हैं, संबोधि को प्राप्त हो गए थे 21 इयर्स में एज में। कितनी बुक्स उन्होंने पढ़ी, लाखों बुक्स पढ़ी। ऐसा वो नहीं है उनकी लाइब्रेरी में इतनी बुक्स थी, क्यों पढ़ी थी? अगर हम ओशो जी से प्यार करते हैं, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, काफ़ी हमारी ब्रॉडेन होती है विज़न। अब अगर स्टीफन हॉकिंग मैंने कहीं एमबीबीएस करते हुए उसको पढ़ा है, तो उस साइंस ने भी मुझे विराटता सी दी, जो कि ध्यान देता है। वो जो होल्स के बारे में, कॉस्मॉस के बारे में, इसकी थ्योरीज़ के बारे में, वो भी देता है। तो सिर्फ साधना से नहीं कि अपनी संस्था के अलावा भी ऐसी बुक्स पढ़ने से विराटता मिलती है। ओशो जी ने ये सिखाया है, इसलिए पढ़ते हैं। और उसके बाद समर्थ गुरु जो हैं, आज के युग में सभी जो हैं गद्य में ही, ओशो जी ने भी प्रोज में ही कहा है, उन्होंने प्रवचन दिए हैं, पोएट्री में नहीं है। लेकिन समर्थ गुरु उस काल के संत आज हैं जो पद में कहते हैं। इनकी तकरीबन 90 बुक्स हैं जो सिर्फ ओशो द्वारा की है। गुरु जी संबोधि से पहले इनको बड़े अवार्ड्स और जो जैसे कोयले की गवेषणा इस किस्म की बुक्स बहुत थी, लेकिन जी, सिर्फ ओशो द्वारा में जो है वो भी इतनी बुक्स हैं। तो पद में जैसे आपने अभी ना इनके कोट का भी मेंशन किया था आपने मेरे ट्विटर हैंडल से, तो समर्थ गुरु का डेली एक कैलेंडर डेट के हिसाब से एक वो बाद में आ जाता है। तो इसलिए इस संपदा से हम संपन्न हैं। तो बुक्स के माध्यम से आपने कहा ओशो दारा का अपना ही स्टूडियो, आप समर्थ गुरु के लिखे हुए गीत यहाँ ही रिकॉर्डिंग ओशो दारा में होती है। और कई बार लोगों को बहुत लोगों का फीडबैक होता है कि आप ओशो दारा का ये जो पहला कैंप करके क्या पता चला, कहते हैं इतना प्यारे लिरिक्स और इतना प्यारा संगीत डिवाइन। तो ये हमारी संपदा है। ओशो दारा का एक अपना सहते है, ओशो के सहते के बाद ओशो दारा का एक सहते है। तो जो भी लोग समर्थ गुरु जैसे समर्थ गुरु सिद्धार्थ.org का के ब्रोज करें तो सारा कुछ पता चलता है। आश्रम हमारा कहाँ है, कोर्स क्या होते हैं, कोर्स की ब्रीफ कम से कम वर्ड में लिखा होता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। और सर्वोत्तम यही है, दिल्ली कहीं से भी बंदा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से बंदा पहुंच ही जाता है तकरीबन 12 से 24 घंटे में। तो मुर्तल समर्थ गुरु के दर्शन के लिए जाना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन देखनी चाहिए, उसकी फंक्शनिंग, उसकी मैनेजमेंट क्या है, एक संत कैसे मैनेज करता है ना, मैनेजमेंट सीखने की बात। और जहाँ डिसिप्लिन है तो वहीं साधना भी हो सकती है, वहीं सब चीजें हो बहुत सकती सुंदर। है। It's fantastic, sir. It's fantastic to hear all these. Or I hope those who are like connected to what you are saying in their heart, they will definitely connect to you. और कहते हैं आप और मैं और हम सब तो माध्यम है, जिनको जुड़ना है वो तो जुड़ेंगे ही। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, अपना रोल निभा रहे हैं और जुड़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार जुड़ गए तो सारी चीजें घटित खुद ब खुद हो ही जाएंगी। और आपने इतनी सारी बुक्स के बारे में बताया और कहते हैं बुक्स ही हमारी सोच का निर्माण करती हैं। जो और जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछा था कि टेक्नोलॉजी जो सोशल मीडिया से कैसे बचा जाए, तो जो मैंने काफी लोगों से सुना और समझा कि जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, दे हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ बुक्स वी आर रीडिंग, क्योंकि उसी से हमारी पर्सनैलिटी, बिलीफ, फेथ सारी चीजें डेवलप होती हैं।
So this is really an interesting conversation. I hope you also felt the same. मैं फाइनली चाहूंगा कि आप अपना कंक्लूजन दें और वट एवर यू वांट टू कन्वे, और स्पेशली बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट मेडिसिन फील्ड, और जो लोग स्पेशली मेडिसिन फील्ड में डॉक्टर्स हैं उनके लिए आपका क्या विशेष संदेश है और विशेष एडवाइस है, क्योंकि यू हैव लिव्ड द बोथ लाइफ एंड स्टिल यू आर सर्विंग विद योर फुल हार्ट एंड डिवोशन. तो उनके लिए स्पेशल क्या आपका लाइक सजेशन है, और एनीथिंग यू वांट टू शेयर फाइनली यू कैन शेयर. सर मैं यही कहना चाहूंगा कि शरीर है, ये जीवन कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ता है. तो 3 लेवल पे तो जो है ना हमारा, हमें अपने फैमिली की जिम्मेवारी अच्छे से निभानी चाहिए. लंबी चौड़ी बरादरी में ना जाएं, लेकिन अपना पेरेंट्स जिनसे हम आए हैं, अपना स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, और अपने बच्चों की डायरेक्ट जिम्मेवारी परमात्मा ने दी है. उसमें कोई कोताही होती है तो पूछा जाएगा. धर्म क्षेत्र एक आता है जिसमें सीरियल है, तो उसमें यह है कि जैसे युद्ध खत्म हो चुका है कौरव पांडवों का, तो वहां जाके सबकी पेशी होती है. तो बहुत लोग इसमें मार खाते हैं, चाहे अर्जुन जी हैं, चाहे कुछ भी हैं, कि फैमिली की जिम्मेवारी कई बार हम कम करके हम किसी दूसरी जगह पर ज्यादा चले जाते. तो दूसरा हमारी प्रोफेशनल जिम्मेवारी, वो समाज की सेवा भी होती है और अपनी अर्निंग भी, दोनों चीजें उससे होती है. उससे भी डॉक्टर्स का आपने मेंशन किया, तो हमें वो चीज करनी. लेकिन ये सब करके अगर अपने को भूल गए, अपने को टाइम नहीं दिया, तो इसलिए दिया जिस दिन वहां से करार करके आए थे और जीवन मांग के उतरे थे, तो ये अपने लिए मांगा था ना, ये भूल जाते हैं लोग. इसलिए अगर साधना, ध्यान, संतों के साथ, जैसे आप पूछ सकते हैं मुझे किसने प्रेरित किया, तो शुरू में बच्चे था तो ये प्रेरित करता था कि गुरु नानक देव जी हाउ ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये चीज पुल करती थी. गौतम बुद्ध की अगर कहीं हमारे बुक में सिलेबस में था तो कहता था ये बंदा, इसको कहा जा रहा है बाकी दुनिया से अलग है कैसे. तो इसलिए इस तरफ हमें झुकाव एजुकेटेड लिटरेट लोगों को देना चाहिए. और ओशो द्वारा जो है ये साइंटिफिकली सारी चीजों को लेके चलती है. इंटेलिजेंशिया को इसको ट्राई आउट पक्का करना चाहिए. ट्राई आउट लोग कहते हैं हाँ अच्छी है, हम सुनते हैं, नहीं, वहां जाके एक दो कोर्स करें तो उसे कहते हैं प्रैक्टिकलिटी में करने की बात है. मेरा संदेश यही है कि ओशो द्वारा का योग कोर्स आपकी सिटीज में हर जगह होते हैं. हर जगह गुरुदेव ने स्टेट कोऑर्डिनेटर रखे हुए हैं, ध्यान केंद्र हैं. कहीं पे जाके किसी सन्यासी से मिलकर बात समझें और एक इनविटेशन एक्सेप्ट करके कभी 3 दिन किसी शिविर में लगाएं, तो बात एक नया आयाम खुल जाता है, जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाती है. जैसे मैंने कहा था, समर्थ गुरु से जुड़ने से 1-8 साल पहले में जिंदगी अभी एंड हो जाए तो कुछ नहीं मजा, लेकिन एक जिंदगी का नया आयाम खुल जाता है संत से मिलने से. एब्सोल्युटली. और कहते हैं कि फिर हम अपने लिए ज्यादा ना सोचकर फिर हम देने में विश्वास रखते हैं. हम सर्विस जो है हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है. So I hope you have enjoyed this beautiful session, and today we have conversed about Shivam sir life, about how he transformed his journey from being an anesthesiologist to that spiritual seeker, and he's currently like the coordinator in Osho Dhara and spreading the teachings of the Osho and his guru ओलिया जी. एंड यू कैन सी व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू इज कि आप बहुत सहज थे चीजों को लेकर, बताने को लेकर, और अनुभव से बता रहे थे. ऐसा नहीं था कि ये सारी चीजें किताबों से आ रही थी. और यू आर वेरी डाउन टू अर्थ. व्हाट आई फील, हम फिजिकली नहीं मिले लेकिन स्टिल आई कैन फील योर एनर्जी. एंड मेरे लिए खुद बहुत सारी लर्निंग थी कि किस तरह हम चीजों को सिर्फ विश्वास ना करें, हम उनको एक्सपेरिमेंट करें और अनुभव करें. जो मुझे सबके बातों से समझ में आया कि अनुभव बहुत जरूरी है. आपने गुरु तत्व की बात की कि गुरु और समर्थ गुरु का हम सबके जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है, और अगर गुरु हमें सही मिल जाए तो फिर जीवन में कोई दुख है ही नहीं. और दुख तब तक है जब तक हम गुरु को ना समझें, सत्य को ना समझें. और आपने अंत में हमें ये भी समझाया कि कैसे एनेस्थीसिया का जो आपका कैरियर रहा उसमें आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी लिए जिन्होंने आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी आगे हेल्पफुल बनाया. और फिर आपने इसमें हमें काफी कुछ मेडिटेशन क्या है उसको समझाया, और स्पेशली ये समझाया कि मेडिटेशन क्या नहीं है. और अगर हम क्या नहीं है समझ जाएंगे तो क्या मेडिटेशन है वो हमें बहुत ही सहजता से समझ में आएगा. और अंत में आपने हमें बताया कि ओशो धारा किस तरह से ओशो की टीचिंग्स को पूरे विश्व भर में फैला रही है, और अलग अलग हम सब निमित्त मात्र हैं किसी ना किसी रूप में. और जो मुझे लगता है मेरी कॉलिंग ये है कि सबका एक ही सोर्स है, और जैसे कहें सारी नदियां समुद्र से चल के समुद्र में ही मिलती हैं जाके, तो उसी तरह जितने भी गुरु हैं आखिर में ईश्वर के ही रूप हैं और उसको समझाया. और आपने इसमें साइंस का भी आयाम को जोड़ा. सबसे सुंदर बात ये थी क्योंकि ओलिया जी को भी खुद भी योगी साइंटिस्ट कहा जाता है. तो साइंस इज व्हाट, क्योंकि आप खुद एक मेडिसिन, आपने खुद साइंस को पढ़ा, तो वो समझाने में बहुत सुंदर लगा. तो फाइनली मैं शिवम जी आपसे पूछूंगा कि सर एनीथिंग यू हैव सजेशन फॉर आनंद यात्रा, और कुछ आप शेयर करना चाहें, एनीथिंग, एनी अपकमिंग फीडबैक फॉर कमिंग फ्यूचर दैट विल बी स्पेशली हाईलाइटेड फॉर अस.
सर पहले तो मुझे जो जो नाम आपने रखा हुआ ना बहुत प्यारा लगा है कि आनंद यात्रा आपने इस चैनल का नाम रखा हुआ है पॉडकास्ट का। तो दूसरी बात है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कहीं साधक हैं, कहीं गहराई में जो प्रश्न बंदा जिस किस्म के आपने ज़्यादा स्पिरिचुअल एंगल की डेप्थ के प्रश्न थे तो बात करने का मज़ा भी आया। जी। तो दूसरा यही है कि जो भी है तो वो तो गुरु साहिबान की संपदा है। तो गुरु साहिबान की संपदा जैसे मैंने जो भी बोला, संपदा उनकी है, लेकिन इसमें गलती भी हो सकती है। ये मैंने वही बोला जो मेरी अल्प बुद्धि जितनी समझती है, जब अनुभव किया। एब्सोल्युटली। तो ये एक गुरु के शिष्य का ये वार्तालाप था। तो बाकी है विकसित होते रहना है, जन्म-जन्म विकसित होना है। तो लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लोग रुचि लेने लगे हैं सनातन अनुभव ताल पे हर हिस्से में हो, बातों में ना हो। तो वो हवा चली है हमारे जैसे पीएम मोदी हैं, है ना? वो भी अध्यात्म को, संस्कृति को और गुरु सत्ता को इतनी इम्पोर्टेंस दे के यानी हवा अनुकूल बह रही। और ओशो जी ने जो बोला, ओशो द्वारा वो अनुभव में डाल रही है। अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं कलयुग है, सतयुग है, सतयुग है, सतयुग है। मैं ये कहता हूँ। और मैं तो अंत में ये कहूँगा, हर युग में हर तरह का आपको व्यक्ति मिलता है और मैं बीके शिवानी जी को एक बार सुन रहा था तो उन्होंने कहा, युग तो आपके अंतर क्या युग है उससे डेवलप होता है। कि राम भी रहे हर युग में, कृष्ण भी रहे और तो आपका अंतर क्या है? वो सतयुग, त्रेता युग, व्हाटएवर इट इज़। तो अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो हर युग में सतयुग ही है, हर जगह यही सतयुग है। तो बहुत सुंदर सर, और आज के इस पॉडकास्ट में आनंद मिला आपसे जुड़कर और उम्मीद है हम आगे और भी पॉडकास्ट बनाएंगे और स्पेशली आपकी जो मेडिकल लाइन की नॉलेज है उसको और डीप में मैं खुद जानना चाहूंगा। आई गॉट क्यूरियस अबाउट योर दिस फील्ड और आई होप यू आर आल्सो interested for doing that in future. We will again get connected. So you can, all of you, I hope you enjoyed this podcast. And Anand Yatra is a podcasting channel which share this knowledge and especially the experiences of people like Shivam ji who shared this with all of us. So I enjoyed this conversation. You can also enjoy this conversation and share with your friends, family, and whom you want to transform their life. And you can also check out this podcast on Spotify after 24 hours of its release on the YouTube channel. So thank you so much for coming and joining with us. Thank you so much, sir. We will again get connected. I hope you enjoyed this session. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you. जय Thank सनातन। you.